हाँ, तो ये फील आना चाहिए बेटा कि हम कस्टम एक्ट में आ गए, इंडिया, सी, दिख रहा है आपको? ठीक है। तो चलो, अब मैं ये डाउट्स वगैरह पे कोई ध्यान नहीं दूंगा, जब मैं स्पेशल टाइम दूंगा तभी आपने देखना है। अब हमें कंटिन्यूअस जो है, ओके, यहाँ फोकस करना है हमारे कस्टम्स एक्ट डिस्कशन पे। आर यू रेडी? चलिए, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, कस्टम्स एक्ट 1962, ये हमारा पहला एक्ट हम डिस्कशन में ले रहे हैं। जनरली कस्टम्स एक्ट 1962 जो है, ये अप्लाई होता है इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स पे, फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। यानी अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो या आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको कस्टम्स ड्यूटी कैसे देना है, उसके बाद में उससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और कौन से प्रोसीजर पे कौन से डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये पूरा कस्टम्स एक्ट 1962 में हमें पढ़ना है बेटा। प्रैक्टिकल लाइफ में कस्टम्स, जहाँ तक हम सी ए, सी एम ए और सी एस की बात करें, तो कस्टम्स के प्रैक्टिस में इतने लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे मोस्टली हमारा कंसर्न आता है जीएसटी से। लेकिन हाँ, कुछ सीएस या कुछ सीएमए या सीएस कस्टम्स में अच्छा खासा प्रैक्टिस है, स्पेशली इन मुंबई। क्योंकि बाकी जो यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रोसीजर है, वो कस्टम ब्रोकर या कस्टम हाउस एजेंट ही हैंडल कर लेते हैं। तो इसलिए हमें ऑफिस में इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा, कस्टम्स एक्ट की टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी जो है आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लॉ बहुत इजी है, मैं पूरा एनिमेशन में आपको समझाऊंगा। और सिर्फ एनिमेशन हम नहीं लेंगे, हम जो है बेटा यहाँ पे बुक्स में हर वर्ड, हर सेक्शन के हर वर्ड को हम यहाँ एनालाइज करेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ठीक है? तो एनिमेशन से आप कंसेप्ट समझोगे, विजुअलाइज करोगे, आपका कंसेप्ट दिमाग में बैठेगा, और फिर लॉ को इंटरप्रिट कैसे किया जाता है वो भी आपको बताऊंगा। तो कस्टम्स में यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो हमारी मोस्टली प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए आपको जानकारी भी नहीं होती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि टर्मिनोलॉजी इतनी नहीं होती है कि थोड़ा याद करने में मुश्किल जाता है। पर डरना मत, मैं हूं। फ्रीक्वेंट रिवीजन, हम इतनी फ्रीक्वेंट रिवीजन करेंगे कि आपकी टर्मिनोलॉजी यूज टू हो जाएगी, यानी डे टू डे लाइफ में भी ओके आप वो टर्मिनोलॉजी यूज करने लगोगे। तो यस, मेरे पे पूरा ट्रस्ट करना, हम वो लर्न कर लेंगे। और मेरे साथ मैं डेली बेसिस पे जितना होमवर्क दूं, वो होमवर्क आपको फॉलो करना है, आपको घर पे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको मजा कैसे आता है। सो दूसरी बात बेटा, यहाँ पे चलो एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, मैं आयुष का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। उसने लिखा है क्या बात है, तो हम आयुष का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। ओके, बात ऐसी है बेटा, ये हमारा इंडिया है। ओके, ये हमारा सी वाटर है, और मैं सी में खड़ा हूँ, दिख रहा हूँ ना आपको? मैं सी में खड़ा हूँ, ओके, सी पे चल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझ लो, आयुष ने कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया, गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ, ओके, बाय शिप ये कंटेनर आए, और कंटेनर आने के बाद वो कंटेनर जो है बेटा, वो यहाँ पे कंटेनर अनलोड हुए। सो आयुष के कंटेनर यहाँ अनलोड हो गए। अब बात है कि आयुष के कंटेनर अनलोड होने के बाद यहाँ आगे क्या हुआ, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। अब अगले 10 मिनट जो है आपने मेरे साथ ये समझना कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है या जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाता है। इन शॉर्ट, कस्टम एक्ट या कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है, ठीक है, इंडिया में। अज्यूम तो करो मेरे साथ, प्रॉब्लम क्या जा रहा है? ओके, तो इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कस्टम ड्यूटी लगाता है। ठीक है। दूसरा, यहां पे अब ये जो है बेटा, गुड्स अनलोड हो गए। अनलोड होने के बाद एक ऑफिसर आया। इमेजिन करना, आयुष इधर खड़ा है, तो जब मैं इधर होगा तो आयुष समझना, और जब मैं इधर हूं तो कस्टम ऑफिसर हूं। तो ये ऑफिसर आयुष को कह रहा है, मिस्टर आयुष। आयुष ने कहा यस, बोलिए, आपको क्या चाहिए मेरे से? तो ऑफिसर ने कहा, मिस्टर आयुष, आपने गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया है? आयुष ने कहा हाँ, मैंने इंडिया में इंपोर्ट किया है। और क्या वो गुड्स इंडिया में लैंड हुआ है, आपने फॉरेन कंट्री से लाया है? तो आयुष ने कहा हाँ, मैंने फॉरेन कंट्री से लाया है। तो मिस्टर आयुष, वो गुड्स पे आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, आप सॉरी, कस्टम एक्ट ही नहीं है उसके, वो गुड्स पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बाहर से गुड्स लाया है, तो वो गुड्स पे टैक्स देना पड़ेगा। आयुष ने कहा टैक्स? अब ध्यान से सुनना। आयुष ने कहा टैक्स? विच टैक्स यार? अरे ये
जो फॉरेन गुड्स है, अब वो फॉरेन गुड्स इंडिया में बेचा जाएगा, वो इंडिया के रिसोर्सेस यूज करेगा। अगर वो इंडिया के रिसोर्सेस यूज करेगा तो उसने इंडियन गवर्नमेंट को कुछ देना चाहिए, तो हम उसके ऊपर टैक्स मांग रहे हैं। आयुष कह रहा है हु आर यू, आप कौन हो, आप मेरे से टैक्स ले रहे हो, आप हो कौन? तो यहाँ पे ऑफिसर ने कहा भाई मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और आप फॉरेन गुड्स इंडिया में आ रहा है, मैं आपसे टैक्स लूंगा। तो यहाँ आयुष ने कहा डू यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मी, आप मेरे से टैक्स कलेक्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रखते हो? भाई हम पब्लिक है, कोई भी ओके यहाँ पे अलता भलता आ गया, कोई भी आ गया और वो हमारे से टैक्स मांग रहा है, आप हो गया ऑफिसर, क्या आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि आप मेरे गुड्स पे टैक्स ले सकते हो? ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे ऑफिसर ने कहा नो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो नहीं है। हमने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है, ध्यान से सुनना, इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो टैक्स कलेक्ट करता है ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सो बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ ना हम ये इतने बेसिक से जाएंगे कि पहले अज्यूम करेंगे कि लॉ नहीं है, फिर हम लॉ बना कैसे, लॉ कहता क्या है, कब टैक्स लगाता है, स्टेप बाय स्टेप आगे आगे देखो होता है क्या। तो यहाँ पे तो जहाँ तक देखा जाए तो ऑफिसर ने कहा नो आई डोंट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। आयुष ने कहा यू डोंट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। सो नो, ऑफिसर ने कहा नहीं मेरे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। तो आयुष ने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर। ऑफिसर ने कहा सर मैं गवर्नमेंट का ऑफिसर हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो गेट आउट फ्रॉम हियर। आयुष ने कहा ओके यस गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, आप सर्वेंट हो, सर्वेंट जैसे रहो। हाँ आप सर्वेंट हो, सर्वेंट जैसे रहो। तो ऑफिसर ने कहा अरे बट, आयुष ने कहा नो बट शट ओनली कट टू कट गेट आउट फ्रॉम हियर। तो ऑफिसर ने कहा बट क्यों, आप टैक्स क्यों नहीं देंगे? तो आयुष ने कहा अगर आपके पास जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है मेरे से टैक्स कलेक्ट करने की, हम पब्लिक है पब्लिक, और कोई भी पब्लिक से अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होना जरूरी है। तो यहां पे यहां ऑफिसर ने कहा नहीं मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। तो आयुष ने कहा गेट आउट। अब बेटा ऑफिसर जो है उसको दिन रात नींद नहीं आ रही है, ओके ना चैन ना रैन, उसकी बहुत इंसल्ट की आयुष ने, ओके आयुष ने बहुत इंसल्ट की और उसको कोई, अब वो दिन रात वही सोच रहा है, ना उसको नींद आ रही है और उसको अब बदला लेना है आयुष से। उसने तो कसम की खा ली, कसम की कसम, कसम से आयुष को नहीं छोड़ूंगा दिल से। तो उसने तो बेटा कसम खा ली कि मैं आयुष को तो छोड़ूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां पे करे क्या, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लेनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पावर लेंगे, वेट मजा आएगा, और ऐसे पूरे एनिमेशन में हमारा कस्टम चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब उसको कस्टम की पावर लेनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैं आपका ध्यान चाहूंगा, व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट यू नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अब पॉज लेने वाला हूं 1 मिनट का, मैं आपके आंसर की राह देख रहा हूं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ भी बेटा आप यहां पे अपना कमेंट ऐड करो, बी एक्टिव डोंट बी डम, एक्टिव चाहिए मुझे, मजा आएगा आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस में। यस कम ऑन। सचिन ने कहा अपेक्स लॉ है, आयुष ने कहा सारे एक्ट का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है, चलो आयुष तो कुछ बोला। उसके बाद में कमल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द फादर ऑफ ऑल लॉज। बस 2-3 लोग, चलो बोलो बोलो, यहाँ पे इट्स अ मदर ऑफ लॉ। अभी आप फादर और मदर में नहीं पढ़ने का, ओके फादर, एक तो फादर या मदर ऑफ ऑल लॉज, इट्स ओके। उसके बाद में आर्टिकल 265, यस आई एम कमिंग टू दैट आर्टिकल, क्योंकि कोई भी टैक्स लॉ अगर आपको पढ़ाना है तो आर्टिकल 265 की जानकारी होना जरूरी है। आपने इंटर लेवल पे या कोई अदर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अपन का अलग स्टाइल है और अपन के स्टाइल से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
अरे मनीष, यू आर लुकिंग कूल वगैरह ये कमेंट्स बाद में, तो चला आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ। ओके, ये सुप्रीम लॉ है, करेक्ट, इट्स अ फादर ऑफ ऑल लॉ। यानी जितने भी लॉज बनते हैं उसका सोर्स, उसकी ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में होना जरूरी है। एक वर्ड यूज करता है कि ऑल लॉज इमेनेट्स, मतलब उसके सोर्स जो है वो ऑल लॉज इमेनेट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट्स अ सुप्रीम लॉ। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर नहीं देता है कोई भी लॉ बनाने की, तब तक इंडिया में पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इंडिया में लॉ नहीं बना सकते। तो भाई आज हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा लॉ पढ़ने जा रहे हैं? कस्टम्स एक्ट। आई रिपीट, हम ये लॉ पढ़ने जा रहे हैं और वो है कस्टम्स एक्ट 1962। तो कस्टम्स एक्ट 1962 अगर हमें पढ़ना है तो ये सिचुएशन में इसका सोर्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढना बहुत जरूरी है। तो आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां देखिए, तो हम कस्टम्स लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पढ़ते हैं, और बाकी तो ठीक है, इट्स प्रोवाइड्स राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं कमर्शियल लॉ और टैक्स लॉ की बात करूँ तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टैक्स लॉज के बारे में कहता क्या है, ओके इसकी रिलेटेड जानना बहुत जरूरी है। और आज हमारा बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें मैं सब बातें आपको बताऊंगा। सो चलो दोस्तों यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 कहता क्या है देखिए। अगर आर्टिकल 265 हम देखें तो आर्टिकल 265 दिख रहा है आपको बेटा क्लियरली? चलो मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो यहाँ देखिएगा आर्टिकल 265 जो है क्या कहता है। आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ओके मतलब क्या? मतलब बहुत सीधा सीधा है। आर्टिकल 265 कहता है इंडिया में कोई भी अथॉरिटी टैक्स लेवी भी नहीं कर सकती या कलेक्ट नहीं कर सकती जब तक लॉ से उसे अथॉरिटी ना मिले। यानी इंडिया में कोई भी लॉ जो है ओके नहीं बना सकता, टैक्स से रिलेटेड कलेक्ट नहीं कर सकता जब तक, सॉरी 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 मेरे वर्ड्स थोड़ा चेंज करता हूँ, कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता या लेवी नहीं कर सकता जब तक उसको कि बाय लॉ अथॉरिटी ना मिले। मतलब पहले लॉ बनाना पड़ेगा और उसके बाद में लेवी और कलेक्शन होगा, लेवी और कलेक्शन होगा। तो यहाँ पे वो जो ऑफिसर जिसकी इंसल्ट हुई और उसने कहा कसम की कसम, कसम से मैं टैक्स लूंगा मिस्टर आयुष से, तो जिसकी इंसल्ट हुई बेटा ओके वो अब उसने तो ठान ली कि मैं तो लॉ बना के रहूंगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास गया, वो आर्टिकल 265 के पास गया और उसने आर्टिकल 265 को कहा कि मुझे यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना है आयुष से, उसने मेरी इंसल्ट की है, मुझे लॉ बनाना है, आप बताइए कि लॉ कैसे बनाया जाए। तो आर्टिकल 265 ने कहा आयुष से, इमेजिन आर्टिकल 265 एक कोई पर्सन है, उसने आयुष से कहा कि अच्छा अच्छा तुम्हें लॉ बनाना है और आयुष से टैक्स कलेक्ट करना है, तो मेरी प्रोविजन है पहले यहाँ पे आप कोई भी टैक्स लेवी और कलेक्ट नहीं कर सकते हो जब तक आप लॉ नहीं बनाओगे। तो पहले आप लॉ बनाओ और लॉ बनाने के बाद आप यहाँ पे आयुष से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। अब दूसरी बात आ जाती है, दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ठीक है इंडिया में लॉ बनाता कौन है? क्या कोई भी लॉ बना सकता है? ओके क्या कोई भी लॉ बना सकता है? हाँ एक बात करूं कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें ये नोट करना है, क्या लिखना है क्या? नहीं नहीं मैंने नोट्स में दिया है। हाँ और नीचे अब डिस्क्रिप्शन कॉलम में नोट्स की पीडीएफ कॉपी दी है पहले एक दो चैप्टर की, जिसका मैं लाइव स्ट्रीमिंग लूँगा। अगर नहीं होगी तो जब हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा तो बाद में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। प्रॉबेबली दी ही होगी, नहीं होगी तो मैं ऐड कर दूंगा और आपके नोट्स में दिया हुआ है। और कहाँ आपको नोट करना है तो नोटबुक साथ में लो, मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए। तो ये आपके नोट्स में दिया है, अभी पूरा ना ध्यान दो, पूरा आपका 100% फोकस मेरे तरफ दो। ओके और देखो क्या होता है, रंग दे मुझे गेरुआ, ठीक है। तो यहाँ पे नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एज पर आर्टिकल 265 जब तक लॉ नहीं बनाते हो। दूसरा मेरा एक सवाल आपसे, और सवाल ये है कि क्या इंडिया में लॉ कोई भी बना सकता है? क्या पिंटू चिंटू किंटू ओके ये तीनों क्या कोई भी लॉ बना सकता है कि कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी होगी? बताओ। करेक्ट, निशा कौशिक सही आंसर दिया आपने। थोड़ा मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे इंडिया में जो लॉ बनाने का पावर है आर्टिकल 245 क्या कहता है देखिए। आर्टिकल 245 कहता है यहाँ इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ
ये पार्लियामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर whole or any part of the territory of India and legislature of state to make the law for whole or any part of the state. अब इस आर्टिकल को अगर हम ध्यान से पढ़े तो ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल एम्पावर करता है बेटा, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट to make the law for whole or any part of the territory of India and legislature of state to make the law for states. ठीक है, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है. अब ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, और वो उसमें डिवाइडेड फिर लोकल अथॉरिटी वगैरह, लेकिन मेनली सेंट्रल एंड स्टेट. और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कोई भी पावर एक गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि जब कोई भी पावर एक गवर्नमेंट के पास आ जाती है तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है. तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है और यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छे से बनाया गया है. तो इंडिया में बेटा फेडरल स्ट्रक्चर है, गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. तो सेंट्रल लेवल पे जितने भी लॉ बनाना है उसकी पावर पार्लियामेंट के पास है, और स्टेट लेवल पे जितने लॉ बनाना है उसकी पावर यहाँ पे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी विधानसभा के पास है. सिंपल वे में कहूँ तो लोकसभा एंड विधानसभा ये हमारा लॉ बना सकते हैं. अब यहाँ पे आयुष का क्या क्वेश्चन है? आयुष का ये क्वेश्चन है बेटा, वो आर्टिकल 265 के पास गया. 265 कहता है कि भाई लॉ बनाओ, फिर लॉ कौन बनाएगा? तो आर्टिकल 245 कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो है लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर स्टेट के पास है. तो आज का हमारा मैटर है कस्टम्स. आई रिपीट, आज का हमारा मैटर है कस्टम्स. कस्टम्स पे लॉ कौन बनाएगा? क्या सेंट्रल बनाएगा या स्टेट बनाएगा? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट. तो ये जानने के लिए एक आर्टिकल और दिया है, आर्टिकल 246. आई रिपीट, आर्टिकल 246. ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और पर्टिकुलरली फाइनल लेवल पे तो नहीं पूछा जाएगा. क्या है? आज का हमारा पहला लेक्चर है, लॉ को स्टार्ट करना है, इसलिए हम बेसिक से जा रहे हैं और ये नोट्स में दिया है, डोंट वरी फॉर दैट. ओके, कहाँ से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिखना है मैं बताऊंगा. तो नेक्स्ट आर्टिकल 246. आर्टिकल 246 अगर आप देखोगे शेड्यूल 7, इसमें टोटल 3 लिस्ट दी है. पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट. ऐसी टोटल 3 लिस्ट दी है. क्या पता है आपको ये तीनों लिस्ट के बारे में? यस, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट के बारे में आपको पता है दोस्तों? यस, आयुष, कमल, क्या? तो यहाँ लिस्ट 1 कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 कॉल्ड एज स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 कॉल्ड एज कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तो ये 3 लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ बेटा. यूनियन लिस्ट मतलब लिस्ट 1 में मैंने सभी एंट्रीज नहीं ली, पर टोटल 97 एंट्रीज है लिस्ट 1 में. वो 97 सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल के पास पावर है लॉ बनाने का. लिस्ट 2 में यहाँ पे ओके जो सब्जेक्ट्स दिए उसके ऊपर स्टेट के पास पावर है. और तीसरी लिस्ट है बेटा हमारी कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट पे ओके कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. फॉर एग्जांपल कॉन्करेंट लिस्ट में फॉरेस्ट, टेररिज्म, वुमेन वेलफेयर. जैसे टेररिज्म पे सेंट्रल पे भी लॉ है और स्टेट में भी लॉ है. नार्कोटिक्स सेंट्रल पे भी लॉ है, स्टेट पे भी लॉ है. वुमेन वेलफेयर, फॉरेस्ट पे सेंट्रल पे भी लॉ है और स्टेट पे, पर दोनों के अपने अलग अलग लॉज है. आई रिपीट, दोनों के अपने अलग अलग लॉज है, पर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों भी अपने लॉ यहाँ पे बनाती है ये मैटर पे. तो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है आज जो है टैक्स. आई रिपीट, हमारा सब्जेक्ट मैटर है टैक्स. ये और वो स्पेशली कस्टम ड्यूटी. तो कस्टम ड्यूटी ये सब्जेक्ट किस में कवर किया है? अगर ये सब्जेक्ट लिस्ट 1 में कवर किया होगा तो यहाँ पे सेंट्रल इस पे ऊपर लॉ बनाएगा और जो भी रेवेन्यू कस्टम्स का आएगा वो सेंट्रल का होगा. अगर लिस्ट 2 में दिया होगा तो स्टेट लॉ बनाएगा और जो भी रेवेन्यू आएगा वो स्टेट का होगा. तो यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि यस, यहाँ बेटा आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 लिस्ट 1 में कुछ यहाँ पे टैक्स रिलेटेड एंट्रीज में रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ. तो ये टैक्स रिलेटेड एंट्रीज जो है एंट्री नंबर 82, 83, 84 एंड एंट्री नंबर 97. 82 टैक्स ऑन इनकम
हाँ, या ये सोर्स एंट्री है इनकम टैक्स की, यहाँ से सोर्स मिलता है कि आप इनकम टैक्स लगा सकते हो, इसलिए तो इनकम टैक्स सेंट्रल टैक्स है, आपको पता है। बोलो नालायक हो, यस यस बोलो, और ये यस बोलने की आदत लगा देना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर नहीं भी समझा पर आप यस कह रहे हो, ओके हाँ हाँ ये, तो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि ना समझा हुआ भी समझ में आ जाता है। ठीक है, और वैसे मैं कहूँ क्या, शादी के बाद तो मुझे ये आदत लगी गई। ओके, मैं यहाँ पे वाइफ के साथ अननेसेसरी झंझट करता ही नहीं हूँ। ओके, कुछ भी बोलो यस, और आपको भी शादी के बाद ये आदत हो जाएगी। तो ठीक है, वॉट इट में भी। चलो, और मैं एक बात कह दूं, क्लास में मैं कितने बार ओके बोलता हूँ बिल्कुल नहीं गिनना। ओके मेरा फेवरेट वर्ड है, मैं यहाँ 10,000 बार बोलूँ पर मैं बोलूँगा। ओके ठीक है। तो एंट्री नंबर 82, टैक्स ऑन इनकम, ये सोर्स एंट्री है फॉर इनकम टैक्स की। उसके बाद में एंट्री नंबर 83, तो एंट्री नंबर 83 जो है, ये है सोर्स एंट्री फॉर कस्टम्स। ये एंट्री ऑथराइज करती है लिस्ट वन यानी यूनियन, ये एंट्री ऑथराइज करती है कि आप कस्टम्स ड्यूटी लगा सकते हो इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट गुड्स पे। तो अब, और एंट्री नंबर 84 एक्साइज, अब एक्साइज तो अब रहा नहीं, जीएसटी कुछ ही गुड्स के लिए रहा, और सर्विस टैक्स भी अभी नहीं रहा, तो बाकी एंट्री से हमारा कंसर्न नहीं। सर जीएसटी की एंट्री क्या है? रुक जाओ, जीएसटी के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। जीएसटी का जब मॉडल स्टार्ट होगा तो मज़ा आएगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है। जीएसटी बाद में, अभी पूरा फोकस आपका किस पे होना चाहिए? कस्टम पे। तो मैं थोड़ा एंट्री नंबर 82 पे आता हूँ। तो ये एंट्री नंबर 82, सॉरी एंट्री नंबर 83 क्या कहता है ड्यूटीज ऑफ कस्टम पे? तो एंट्री नंबर 83 ये रही आपके सामने, ढैन ढैन। ठीक है, तो एंट्री नंबर 83 लिखना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको लिखना है। एंट्री नंबर 83 कहता है ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, आई रिपीट, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि लिस्ट वन की हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी लगा सकती है, और कस्टम ड्यूटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और पूरा लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। यहाँ वर्ड है ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। ओके, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा, ड्यूटीज मतलब कोई एक ड्यूटी नहीं, हो सकता है नंबर ऑफ ड्यूटीज लगाने का पावर यहाँ मिल रहा है, हो सकता है क्या मिल ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, नंबर ऑफ ड्यूटीज लग सकती है। आपके नॉलेज में बता दूं, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ऐसे हम नंबर ऑफ कस्टम ड्यूटीज पढ़ेंगे अंडर द कस्टम्स एक्ट एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट। तो ये कस्टम्स एक्ट एज वेल एज कस्टम टैरिफ एक्ट में बहुत सारी ड्यूटीज लगाई गई है ऑन इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये सभी ड्यूटीज हम आगे पढ़ेंगे। तो वो क्या कहते हैं, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब सर यहाँ पे स्पेशली क्यों कहा गया इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी? क्योंकि जब वो बात यहाँ कस्टम्स, ओके जब वो यहाँ बात कस्टम्स की कर रहे हैं, तो कस्टम जब भी वर्ड यूज होता है तो उसमें इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों भी इंक्लूड हो जाता है। तो वो स्पेशली एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों यहाँ पे स्पेशली यूज कर रहे हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, वो इसलिए यूज कर रहे हैं बेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि जब भी बात कस्टम्स की आती है तो नॉर्मली आपके दिमाग में ये आता है कि चलो कस्टम यानी इंपोर्टेशन, इंपोर्टेशन पे टैक्स आएगा, पर ऐसा नहीं है बेटा। ओके, कस्टम्स इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों पे भी आता है, लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ इसलिए कहा कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि जब अगर सिर्फ इतना लिखते ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके कहीं मिस इंटरप्रेट लॉ हो सकता था, और वो ये कि सिर्फ इंपोर्ट पे ही आता है एक्सपोर्ट पे नहीं आता है। इसलिए स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा कि कस्टम में हम एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कवर कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे भी टैक्स आएगा। तो ये एंट्री नंबर 83 मेरे साथ लर्न करना, हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए। तो एंट्री नंबर 83 आपको ये पावर देता है कि वो कस्टम ड्यूटी लगा सकता है, ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, हम लिखेंगे एंट्री, डोंट वरी फॉर दैट। तो यहाँ पे अब एक सवाल जो पूछा गया और मैं एक्सप्लेन करने वाला ही था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगर वो सवाल आपके दिमाग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सवाल है कि सर, कौशिक का एक सवाल है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड टैक्स? ओके, एंट्री नंबर 83 हमने देखी। चलो, अब ये सवाल मैं लेने ही वाला था, देखो पीपीटी उसकी रेडी है, पर अगर ये पूछ लिया आपने तो ये मैं ले लेता हूँ। तो ड्यूटी और टैक्स में क्या डिफरेंस है, तो मैं ले लेता हूँ। ड्यूटी ये जो वर्ड है बेटा बताता हूँ कस्टम लॉ कैसे डेवलप हुआ, अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। ठीक है,
बेटा क्या होता था पहले, ये कस्टम्स लॉ वेरी ओल्ड टैक्स, बहुत पुराना टैक्स है। पहले आपको पता होगा सिस्टम ऑफ मोनार्की है, अलग अलग राजाओं का अलग अलग अपना किंगडम था, अपना अपना राज्य था। और जब कोई एक किंगडम से दूसरे किंगडम में कोई मर्चेंट है, बिजनेसमैन है, और वो मर्चेंट एक किंगडम से दूसरे किंगडम में बिजनेस करने जाता था, तो अ, जैसे ही वो अपने गुड्स लेके जाता था तो पहले वहाँ के राजा को जो है खुश करना पड़ता था, तो ही वो उसको लाइसेंस देता था, परमिशन देता था कि ठीक है तू मेरे टेरिटरी में आ रहा है, मेरे टेरिटरी में तेरे गुड्स बेच रहा है, तू कमा के जा रहा है, तो पहले मेरा लाइसेंस ले, मेरी परमिशन ले और तू बिजनेस कर। तो बेटा क्या होता था कि ये जो लोग हैं राजा को खुश करने के लिए कुछ गुड्स देते थे कि चलो भाई अपने राजा को खुश करना है तो हमें परमिशन देगा बिजनेस करने के लिए, तो वो उनको क्या है गुड्स देते थे। तो ये जो गुड्स देने की प्रैक्टिस बन गई, ये उनकी ड्यूटी बन गई, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि चलो कुछ यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे गिफ्ट देते हैं एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, और वो गिफ्ट देने का प्रैक्टिस बन गया ड्यूटी, और फ्यूचर में वो बन गया टैक्स। कस्टम्स क्या है? कस्टम्स का डिक्शनरी मीनिंग लो तो ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन बन गया कि भाई कोई दूसरे के टेरिटरी में जा रहा है तो वो एक ट्रेडिशन था कि वहाँ की जो गवर्निंग बॉडी है उसको कुछ दिया जाए, और वो बन गया टैक्स। तो ड्यूटी वर्ड वहाँ से आया। ड्यूटी वर्ड जनरली जो है गुड्स पे यूज किया जाता था, कम ऑन, गुड्स पे यूज किया जाता था। एक था यहाँ पे कस्टम ड्यूटी और दूसरा था एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी के बारे में आपने इंटर या आईपीसी लेवल पे पढ़ा होगा, पर हमको उसका ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, अब तो हमें जीएसटी लॉ पढ़ना है। तो ड्यूटी वर्ड जनरली गुड्स से रिलेटेड यूज किया जाता था। ड्यूटी नथिंग बट टैक्स, आई रिपीट, ड्यूटी नथिंग बट टैक्स, लेकिन गुड्स से रिलेटेड यूज किया जा रहा है। और अदर देन गुड्स के लिए टैक्स यूज होता था, जैसे इनकम टैक्स है, उसके बाद में सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स था गुड्स पे, पर उसका प्राइमरी इवेंट सेल था, सेकेंडरी इवेंट गुड्स था। लेकिन कस्टम्स अगर हम पढ़ेंगे तो कस्टम्स का प्राइमरी इवेंट गुड्स है, सेकेंडरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो वॉट इट में भी इसकी टेक्निकलिटी में आपको नहीं जाना है, लेकिन हाँ ड्यूटी वर्ड जनरली कमोडिटी से रिलेटेड यूज किया जाता था, और टैक्स अदर देन यहाँ पे कमोडिटी। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये डिफरेंस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि जीएसटी भी टैक्स गुड्स पे है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया है। तो अब ये डिफरेंस को इतना इंपॉर्टेंस मत देना, कब ड्यूटी का है कब टैक्स का है। पर इन जनरल सेंस कहीं डिफाइन नहीं हुआ है, पर इन जनरल सेंस जब कोई टैक्स कमोडिटी पे लगाया गया पुराने टाइम पे, तो वर्ड ड्यूटी यूज किया गया, क्योंकि हमारे बहुत से वर्ड ब्रिटिश लॉ से आए हैं। तो यहाँ पे इंग्लैंड के जो लॉ थे उसमें ड्यूटी वर्ड यूज किया जाता था, और बाकी टैक्स। चलो इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं करता हूँ, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम आते हैं कस्टम्स एक्ट 1962। तो अब एंट्री नंबर 83 लिस्ट 1 आर्टिकल 246, ठीक है, इसमें ऑथोरिटी मिल गई। और क्या ऑथोरिटी मिल गई? कस्टम्स एक्ट 1962, यहाँ पे ये है, सॉरी बेटा, कस्टम्स एक्ट 1962, ये लॉ बनाने की ऑथोरिटी यहाँ पे मिल गई। और एंट्री नंबर 83 के तहत हम ये एक्ट बना रहे हैं, और वो एक्ट का नाम है कस्टम्स एक्ट 1962। डन? यस और नो? चलो अब इसमें बेटा आपको ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, आपका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, मतलब ये कस्टम एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। अगर पहली बात हम देखें तो कस्टम एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, टू रेगुलेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, मतलब यहाँ पे हर गुड्स इंडिया में कैसे इंपोर्ट होगा, कैसे एक्सपोर्ट होगा, उसकी कंप्लीट प्रोसीजर कैसी होगी, वो पूरा कंट्रोल करता है कस्टम्स एक्ट। इसमें मैं आपको हर एक बात बताऊंगा कि इंपोर्टेशन करते वक्त क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करना है, अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करना है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कस्टम्स एक्ट। टू रेगुलेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। Second, to prevent domestic industry from dumping. I repeat, to prevent domestic industry from dumping मतलब क्या? Dumping मतलब throwing the product in the market at very low price. I repeat, throwing the product in the market at very low price. तो उसको कहते हैं डंपिंग। तो आज आप देख रहे हो फॉरेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली चाइना की हम बात करें तो चाइना से फॉरेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कोरिया से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट इतने कम प्राइस में इंडिया में डंप कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती है।
तो ऐसे सिचुएशन में, और कोविड में आपने देखा कि चाइना ने अपने आप को रिकवर कर लिया, ओके, और वो यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट जो है डंप कर रहे हैं, मास्क डंप कर रहे हैं, सैनिटाइजर डंप कर रहे हैं, हो सकता है आगे वैक्सीन डंप कर रहे हैं। तो वो इतने लो प्राइस में, इतने कम प्राइस में इंडिया में डंप कर देते हैं कि इंडियन मार्केट ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमारा इंडियन मार्केट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, तो उसको कंट्रोल करने का पूरा पावर कस्टम एक्ट को दिया है। तो कस्टम एक्ट में इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो कस्टम एक्ट में इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी, ओके, ऐसे अलग अलग टाइप की अलग अलग सिचुएशन में ड्यूटीज लगाई जाती है, और इस तरह से ओके हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है। तो ये जो है प्रिवेंट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम डंपिंग, इसके बारे में डिफरेंट ड्यूटीज हम पढ़ेंगे। और थर्ड है बेटा टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब ओके ड्यूटी कलेक्शन भी, यानी गवर्नमेंट कहती है कि चलो भाई रेगुलेट करते करते और प्रिवेंट करते करते कोई पैसा मिल जाए, तो पैसा किसको अच्छा नहीं मिल लगता है। और ऐसा है, गवर्नमेंट का है कि भाई तुम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तुमको मिला तो हमको भी चाहिए, ठीक है, कि भाई तुम बिजनेस कर रहे हो, तुमको पैसा मिला तो हमको भी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे टू कलेक्ट रेवेन्यू, एक बात को, ये मेन ऑब्जेक्ट है उनका रेवेन्यू, बाकी तो ठीक है, पर मैंने तीसरा लिखा क्योंकि देखो पैसा देखो स्टार्ट में नहीं लिखना, आखिरी में लिखना, तो वो पैसे वाला आज भी नहीं लगता है। तो चलो जो व्हाट यू रीड में भी टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो ये था ऑब्जेक्ट, टू रेगुलेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, टू प्रिवेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम डंपिंग एंड टू कलेक्ट रेवेन्यू। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके भाई, कस्टम एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें एंट्री नंबर 83, तो एंट्री नंबर 83 ये ओके सोर्स एंट्री है, ये एम्पावर करती है फॉर लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। फिर हम देखेंगे एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, पर मैं मोस्टली कहूँ कि आपको हमें एक्ट ही डिटेल में देखना है। रूल्स में सिर्फ वैल्यूएशन रूल्स, बैगेज रूल और ड्यूटी ड्रॉबैक रूल, ये जो मेजर रूल्स हमारे सिलेबस में है। रेगुलेशन और सर्कुलर बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर है। तो यहाँ पे, पर सर ये एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर। तो चलो दोस्तों, थोड़ा ब्रेक चाहिए, यस और नो? ब्रेक चाहिए आपको? बोलो फटाफट, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद।
चलिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ सकते हैं कि सर क्या हमें ये लिखना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं ये कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, सिर्फ समझ लो। आगे स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है हमारे नोट्स में, हम उसको डिस्कस भी करेंगे। और उसके बाद में हिस्ट्री, तो समवॉट हिस्ट्री अबाउट कस्टम्स एक्ट 1962। शॉर्ट में मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है। चलिए देखते हैं। यहाँ दोस्तों अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कस्टम एक्ट में 1962 के पहले तीन अलग अलग एक्ट थे। जैसे आप देखते हो तो 1962 आपको यहाँ दिख रहा है, पर पहले तीन अलग अलग एक्ट थे और तीनों एक्ट को मर्ज करके बनाया गया कस्टम्स एक्ट 1962। फिर बात हम करेंगे ग्लोबल एंड डब्ल्यूटीओ पॉलिसीज, और तीसरा थोड़ा स्मगलिंग, हवाला माफिया कस्टम में पहले कैसा होता था और इसको किस तरह से रोका गया, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। सो दोस्तों देखो, यहाँ पे अगर मैं डिस्कशन के लिए लूँ, नाइनटीन 1962 के पहले इंडिया में तीन एक्ट थे। चलो फटाफट इधर देखो, 1962 के पहले इंडिया में तीन एक्ट थे। एक था इनलैंड बॉन्डेड वेयर हाउस एक्ट, दूसरा सी कस्टम्स एक्ट और तीसरा लैंड कस्टम स्टेशन एक्ट। अब मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, और मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि बताओ इंडिया में अगर गुड्स इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं? फटाफट बताओ कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं? एक बाय एयर जो आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा बाय सी रूट जो आपको दिख रहा है, और तीसरा, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ फटाफट, और तीसरा बेटा ओके बाय लैंड रूट। लैंड रूट में रेलवे या फिर ओके ट्रक वगैरह से इंडिया में इंपोर्ट होगा। तो ये तीन नॉर्मली मेजर रूट होते हैं जिससे इंडिया में इंपोर्ट होता है। हाँ, और आप पाइपलाइंस भी कह सकते हो, जैसे पाइपलाइन ऑयल वगैरह इंपोर्ट किया जाता है तो पाइपलाइन वगैरह ये भी हो सकता है जो बाय सी रूट लाया जाता है। तो मेजर तीन रूट होते हैं, एयर, वाटर एंड लैंड रूट। ठीक है। तो 1962 के पहले क्या था? 1962 के पहले यहाँ पे जो गुड्स बाय एयर इंपोर्ट हो रहा था उसके लिए सेपरेट एक्ट, इनलैंड बॉन्डेड वेयर हाउस, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ जानकारी। इनलैंड बॉन्डेड वेयर हाउस एक्ट। जो गुड्स बाय सी रूट आ रहा है उसके लिए सी कस्टम स्टेशन एक्ट। ओके, और जो बाय लैंड आ रहा है तो लैंड कस्टम स्टेशन एक्ट। यानी ऐसे तीन अलग अलग एक्ट थे, तीन अलग अलग ऑफिसेस थे, तीन अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन थे। लेकिन 1962 में ये सोचा गया कि यार ये ऐसे तीन एक्ट रखने की क्या जरूरत है, तीनों भी कस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, क्यों ना तीनों को मर्ज कर दिया जाए और तीनों को मर्ज करके एक ही लॉ बनाया जाए जिसका नाम होगा कस्टम एक्ट 1962। तो 1962 में एक बहुत बड़ी स्टेप ली गई और 62 में ये स्टेप में तीनों एक्ट मर्ज कर दिए। इसका मतलब 62 के पहले कस्टम ड्यूटी थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था तब भी कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन यहाँ पे ओके 62 में तीनों को मर्ज कर दिया दोस्तों, और तीनों को मर्ज करके एक ही लॉ बनाया ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और वो है कस्टम एक्ट 1962। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं कस्टम एक्ट 1962 में कोई भी प्रोसीजर या कोई भी यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको तीनों कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तीनों कॉन्टेक्स्ट में देखना है मतलब क्या? मतलब आपको बाय एयर, बाय सी रूट और बाय लैंड रूट, ये तीनों कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है कस्टम्स एक्ट। इज इट क्लियर बेटा? कम ऑन, ये बात आई समझ में? चलिए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो अब तीनों एक्ट को मर्ज कर दिया और बना कस्टम्स एक्ट 1962। ओके, कस्टम एक्ट 1962। अब थोड़ा मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मैं जैसे हिस्ट्री बता रहा हूँ वैसे हो सकता है 25 साल बाद ये हिस्ट्री बताऊंगा कि पहले एक्साइज भी था, फिर वैट भी था, फिर सीएस भी था, फिर सब वैट, सीएसटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स मर्ज करके जीएसटी बनाया गया, और जीएसटी 2017 लाया गया, एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया गया। ये हिस्ट्री में आज के 25 साल बाद आपके जो आर्टिकल हो गए, हो सकता है उन आर्टिकल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो आपके आर्टिकल बड़े खुश हो जाएंगे और आ जाएंगे और कहेंगे कि आज ना सर ने बहुत अच्छी हिस्ट्री बताई। तो आप पूछोगे भाई किसके पास क्लास लगाई, तो वो कहेंगे मैंने अपना नाम नहीं लिया। ठीक है, तो व्हाट इट मे बी, जस्ट किडिंग।
तो यहाँ पे ये था रिगार्डिंग टू द फर्स्ट हिस्ट्री अबाउट कस्टम्स एक्ट कि ये कस्टम एक्ट 1962 में कैसे बना। दूसरा बेटा मैं थोड़ा ग्लोबल पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ, WTO एंड ग्लोबल पॉलिसी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिपेंडेंस के पहले यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी जो रेट थे वो 5% थे। आई रिपीट, इंडिपेंडेंस के पहले इंपोर्ट ड्यूटी जो रेट थे वो कितने थे? 5% ब्रिटिश गवर्नमेंट में। लेकिन जैसे इंडिपेंडेंस मिला हमारा कस्टम ड्यूटी रेट शूट हो गया और वो जो है 300% ऑन गुड्स। यानी जस्ट इमेजिन, यानी इंडिपेंडेंस के पहले 100 रुपए का गुड्स अगर आप लाते हो तो वो 100 रुपए के गुड्स पे सिर्फ 5 रुपया कस्टम ड्यूटी थी। लेकिन ओके जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिला हमने कस्टम ड्यूटी रेट सब्सटेंशियली बढ़ा दिए। ओके तो अनप्रेसिडेंट लेवल पे बढ़ा दिए और 300% कर दिया। मतलब 100 रुपए का गुड्स होगा तो कस्टम ड्यूटी ही 300 रुपए होगी। हाँ, कस्टम ड्यूटी 300 रुपए, हाँ 300 रुपए कस्टम ड्यूटी, यानी ओके 100 प्लस 300 400 रुपए उसकी लैंडिंग प्राइस होगी। सर इतना क्यों बढ़ाया, सडनली इतना शॉर्ट क्यों किया? आपके इसमें सवाल आएगा कि सर वाई, ओके इतना क्यों बढ़ाया गया? तो बेटा यहाँ पे इसको इसलिए इतना बढ़ाया गया क्योंकि इसके पीछे दो रीजन थे। एक, स्कैरसिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। ध्यान से देखना, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। भाई फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? क्योंकि जब गुड्स इंपोर्ट होता है तो उसके पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में होते थे और इंडिया को जस्ट अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला था, पैसा कहाँ था हमारे पास? फॉरेन एक्सचेंज में। तो ऐसे सिचुएशन में ओके हम फॉरेन करेंसी में पे ही नहीं कर सकते थे, तो वो केस में हमें इंपोर्ट को कहीं तो भी इनडायरेक्टली रोकना पड़ा। और हमने इनडायरेक्टली कैसे रोका इंपोर्ट को? तो हमने कस्टम ड्यूटी बहुत बढ़ा दी उसके ऊपर 300%। बहुत सारे गुड्स 300% पे थे। एज वेल एज हमने लाइसेंस भी रख दिए, मतलब इंडिया में कोई भी ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकता था। अगर इंडिया में इंपोर्ट करना है तो उसके पास लाइसेंस होना जरूरी था। आज ठीक है, आज आप अमेजोन से कुछ लिमिट तक इंपोर्ट कर सकते हो, एक सर्टन लिमिट तक इंपोर्ट कर सकते हो, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले जब भी किसी को कुछ भी इंपोर्ट करना है तो 1992 के पहले लाइसेंस होना जरूरी था। आज भी बहुत से केसेस में लाइसेंस है, लेकिन 90% केसेस फ्री इंपोर्ट में है। थोड़ा मैं बाद में समझाऊंगा आपको। तो लाइसेंस रख दिया, कस्टम्स ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, उसके वजह से क्या है, इनडायरेक्टली कस्टम पे इंपोर्ट पे कंट्रोल कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। और दूसरा मेन रीजन ये था बेटा, क्या मेन रीजन था? टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन मतलब क्या? क्योंकि देखो अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला था, अगर हम हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करते थे, ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करते थे तो वो सिचुएशन में फॉरेन कंपटीशन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप कभी नहीं होने देती थी। जैसा दुबई की खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पाई, पूरा यूएस का कंट्रोल है वहां पे इंडस्ट्रीज पे। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, अब ठीक है अभी अब वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन नो डाउट बहुत बड़ा यूएस का इंफ्लुएंस है दुबई में, हमको उसके डिटेल में नहीं जाना है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अगर बढ़ावा देना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें फॉरेन गुड्स को रोकना पड़ेगा, फॉरेन कंपटीशन को रोकना पड़ेगा। ये दो मेन रीजन थे जिसके वजह से कस्टम ड्यूटी 3% थी और दूसरा कस्टम्स लाइसेंस थे। ओके उसके बाद में नेक्स्ट बेटा थोड़ा और इस हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अब थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूँ। नीचे का स्लाइड शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, पर मैं थोड़ा ये स्लाइड को समझा देता हूँ। और वो इस तरह से बेटा कि जैसे पहले इनिशियल स्टेज पे 300% कस्टम ड्यूटी थी, और फिर 1992 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो रिफॉर्म के बाद कस्टम ड्यूटी उन्होंने 300% से कम करना चालू कर दिया। आज का पीक कस्टम ड्यूटी रेट शायद स्लाइड में नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बता देता हूं, आज का पीक कस्टम ड्यूटी रेट बेटा 10% है। यानी मैक्सिमम कस्टम ड्यूटी जो लगेगी वो 10% लगेगी। तो सर ऐसा क्या हुआ कि 300% इनिशियल पहले 40-42 साल हमने ओके यहाँ पे 300% जो है कस्टम ड्यूटी लगाई, और उसके बाद कस्टम ड्यूटी जो हमने 10% पे लेके आ गए। ऐसा क्या रीजन था, इतनी कस्टम ड्यूटी क्यों हमने कम कर दी? तो उसका बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो डब्ल्यूटीओ पॉलिसी, दूसरा फॉरेन कंपटीशन के वजह से हमें कि इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी कंपटीशन में लाना पड़ा, और तीसरा जो है कंट्रोल ऑन स्मगलिंग एंड हवाला। अब सबसे पहले बात करते हैं हम डब्ल्यूटीओ पॉलिसी पे। ओके डब्ल्यूटीओ क्या पता है आपको? डब्ल्यूटीओ क्या होता है बेटा? फाइनल लेवल पे हो, नालायकी मत करना। ओके नालायकी मेरा फेवरेट वर्ड है, मैं प्यार से बोलता हूँ,
डन। तो यहाँ पे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसका नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, तो क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ओके, जिसमें इंडिया फाउंडर मेंबर था, गैट और अब बना वो WTO। तो क्या हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये थे कि इंटरनेशनल जितने भी ट्रेड होते हैं और इंटरनेशनल टैरिफ जो होते हैं, इसको ओके, तो ये जो इंटरनेशनल जितने भी ट्रेड होते हैं बेटा, और यहाँ पे टैरिफ जो है ये कॉमन रखे जाए, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, एक में कंट्री में ट्रेड करने के लिए कॉमन पॉलिसीज रखी जाए, कॉमन रेट लगे जाए। तो उसके लिए गैट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और बाद में वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूस इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर था 1992 के पहले, कि देखो आप फाउंडर मेंबर हो, गैट के हो, और WTO तो 1995 में बना, पर पहले गैट का जो कंटिन्यूस प्रेशर था, और वो ये प्रेशर था कि आप मेंबर हो, आप अपनी पॉलिसी जो है ओके कॉमन टैरिफ पे लाओ, कॉमन पॉलिसीज पे लाओ। जैसे आपके गुड जब हमारे कंट्री में आते हैं तो हम क्या रेट लगाते हैं, 10% 20%, और हमारे गुड जब आपके कंट्री में आते हैं तो आप 300% रेट लगाते हो। ये कहाँ की इंसाफ हुआ, ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आप जो रेट जो है इतने मत करो। तो इंडियन गवर्नमेंट मान नहीं रही थी 1992 में, क्योंकि हम क्लोज इकोनॉमी में चल रहे थे, हम बहुत डर से चल रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है मान नहीं रही थी। तो फिर क्या होता था, बहुत सी फॉरेन गवर्नमेंट स्पेशली इंडियन गुड्स पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा के रखती थी, क्योंकि वो कहती थी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। जबकि WTO की पॉलिसी या गैट की पॉलिसी थी कि अक्रॉस द कंट्रीज सभी एक में के गुड्स को इक्वल ट्रीटमेंट दे, और यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम भी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाए। तो इसके वजह से क्या हुआ कि हमारे गुड्स की पहचान बाहर इतनी ज़्यादा बनी नहीं, और बाहर इतनी ज़्यादा हेवी ड्यूटी लगा दी कि इंडियन इंडस्ट्री कभी डेवलप हो नहीं पाई, क्योंकि यहाँ से वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बाहर लोगों ने हेवी ड्यूटी लगाया। WTO का प्रेशर कंटिन्यूस था कि ड्यूटी कम करो। दूसरा मैं बता देता हूँ बेटा, वर्ल्ड बैंक भी कंटिन्यूस यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट पे यहाँ प्रेशर डाल रही थी कि आप अपनी पॉलिसी ओपन करो, कस्टम्स के लाइसेंस खत्म करो, और फ्री ट्रेड होने दो, और उसके बाद में ड्यूटी भी कम करो। तो वर्ल्ड बैंक इसलिए हमारे पे प्रेशर डाल रही थी कि हमने वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा बोरोइंग करके रखी थी, और कि ह्यूज लोन था। अरे हमारी तो सिचुएशन 1992 में ऐसी थी कि वर्ल्ड बैंक की इंस्टॉलमेंट देने के लिए बोरो करते थे। तो वर्ल्ड बैंक का बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर था, और वर्ल्ड बैंक का नो डाउट अमेरिका का इन्फ्लुएंस था, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस था। और क्या हुआ था कि 80s में यूरोपियन कंट्री में यहाँ पे आ, थोड़ा सीवियर रेसेशन, थोड़ा नहीं सीवियर रेसेशन आ गया था। वहां प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट ही नहीं हो रही थी। अब उनको दो मार्केट बड़े लुक्रेटिव लग रहे थे, इंडिया और चाइना। अब इंडिया जो है वो क्लोज में चल रहा है, चाइना भी बहुत दिनों तक क्लोज पॉलिसी में चला। तो यहाँ एक तरह से इंपोर्ट बैन ही था, एक तरह से बैन था, डायरेक्ट बैन नहीं था। कि एक तरह से कैसे बैन था, हेवी कस्टम ड्यूटी और लाइसेंस रखे हुए थे। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ दोस्तों इंडिया में कैसे वहाँ से गुड्स भेजे जाए। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज ओके यहाँ पे USA वगैरह जो है, ये इंडिया में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे, क्योंकि बड़ा लुक्रेटिव मार्केट था और बहुत बड़ा मार्केट था। तो वो लॉन्च ही नहीं कर पा रहे थे, वो इंडिया में गुड्स एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू यहाँ पे प्रेशर लाया गया, क्योंकि हमने बहुत सारा लोन लेके रखा था। तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू प्रेशर लाया गया कि नहीं नहीं नहीं, ओके यहाँ पे फोर्स करो इंडियन गवर्नमेंट को। 1992 में तो सिचुएशन उन्होंने ऐसी कर दी थी यहाँ पे दोस्तों कि लोन नहीं देंगे अगर तुमने पॉलिसी ओपन नहीं किया, अगर तुमने कस्टम ड्यूटी रेट कम नहीं किया, तो अगर तुमने अपनी इकोनॉमी ओपन नहीं की। तो अब हमारी सिचुएशन तो ऐसी थी कि हम इंस्टॉलमेंट देने के लिए लोन निकालते थे। तो सच में उन्होंने बोरिंग्स बंद कर दी, लोन देना बंद कर दिया, सॉरी लोन देना बंद कर दिया। तो ऐसे एक स्टेज ऐसी आई थी, मुझे याद है यहाँ पे मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिंह राव गवर्नमेंट में, नरसिंह राव जी ये जो है प्राइम मिनिस्टर थे, कि यहाँ पे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ नेक्स्ट 14 डेज का था। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत स्ट्रांग है, पर तब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमने गोल्ड जो है, गोल्ड यहाँ पे मॉर्गेज कर दिया था वर्ल्ड बैंक के पास। उसके बाद 14 डेज का सिर्फ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। तो कि इतना प्रेशर डाला गया कि हमें इकोनॉमी ओपन करनी पड़ी, और कस्टम ड्यूटी जो है बेटा हमें कम करने पड़े। और एक बात आपको ये भी कहूँ कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं थे मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है। तो वो खुद भी चाहते थे कि इंडियन इकोनॉमी ओपन हो, और वो राजीव गांधी गवर्नमेंट से फोर्स कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी ओपन की जाए। कि उनके बहुत सारे रीजन थे, उसमें से एक मेन रीजन ये था कि जब तक फॉरेन कंपटीशन
इंडियन इंडस्ट्री को नहीं मिलती है, ओके, इंडियन इंडस्ट्री नहीं सुधरेगी। क्योंकि क्या था कि इंडिया का गुड्स बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, और क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, झूठ या कुछ गिने चुने गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं जिसमें हमारा नाम भी नहीं हो रहा है, और इंडियन गुड्स को एज अ पुअर क्वालिटी के साइन वर्ल्ड में माना जा रहा है। तो वो ये देख रहे थे कि यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री बिल्कुल केयरलेस है, निग्लिजेंट है, वो फॉरेन मार्केट देख ही नहीं रही है, और फॉरेन में भी हमारे गुड्स पे बहुत सारा हेवी ड्यूटी लगाने की वजह से वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ये देख रहे थे कि इंडियन इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में मार्केट चला रही है, मोनोपोली कर रही है, और कुछ गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके, टाटा बिरला वगैरह, ये इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं है, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ध्यान नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडियन इंडस्ट्री, फिर वो गुड्स में हो या सर्विसेज में हो, इनको मार्केट कॉम्पिटिशन आनी ही चाहिए। ओके, इनको मार्केट कंपटीशन आनी चाहिए, ओके, इकोनॉमिक ग्लोबल होनी चाहिए, ओके, और सही कहा यहाँ पे कमल ने, ग्लोबल और लिबरल भी होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में 1992 में यह, ओके, नरसिंह गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह, इन्होंने बहुत बड़े डिसीजन लिए। और आपको सो क्या सॉरी, आपको सही कहो क्या, कंपटीशन चाहिए बेटा तो ही आदमी सुधरता है। ओके, बिना कंपटीशन तो मोनोपोली करता है, पर कंपटीशन रही तो ही वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये आपको एक बात बता दूं, मैंने ये देखा है, और इंडियन इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई, ओके, थोड़ा एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। 1997 की बात है, 1997 की बात है। बैंक में लोन इजीली नहीं मिलते थे, और नेशनलाइज बैंक थी, गवर्नमेंट बैंक्स थी, ओके, फिर एसबीआई को या महाराष्ट्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। तो ये नेशनलाइज बैंक में अगर आपको छोटा सा 25,000 का भी लोन लेना रहा ना, तो वहाँ मैनेजर अपने आप को किंग समझता था, और मैनेजर तो छोड़ो, वहाँ प्यून भी अपने आप को किंग समझता था। मुझे याद है, मैं अपने पापा के साथ जब होम लोन निकालने गया था, 50,000 का होम लोन था, और होम लोन निकालने पापा के साथ ऐसे ही गया था, मैं कुछ 7th 8th में होगा, ऐसे ही गया था। तो वहाँ का प्यून भी अपने आप को किंग समझता था, और कि लाइन में खड़े रहो, मोनोपोली चल रही है। तो उनकी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट हमको होती थी। और फिर मैनेजर से 50,000 का लोन लेना है तो उसको घर पे खाना खाने बुलाओ, और दो यहाँ उनके पीछे लगो। लेकिन आज देखो, जब कंपटीशन आई, ओके, फॉरेन बैंक्स इंडिया में आई, या फिर इंडियन बैंक्स प्राइवेटाइज हुई, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सी प्राइवेट बैंक लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये बैंक जब ओके आई और कंपटीशन मिला नेशनलाइज बैंक को, तो आज का सिनारियो देखो। जब आप बैंक में जाते हो, ओके, तो एक रिसेप्शनिस्ट आती है, कहती है, मे आई हेल्प यू, ऐसा लगता है अरे बाप रे कुछ तो हो गया। तो इन सिंपल वर्ड में आपको इतना कहना चाहूँगा कि यस, कंपटीशन से आदमी सुधरता है। और आज देखो, एसबीआई की प्रोडक्ट्स देख लो, ठीक है, कितना भी क्या, तो गवर्नमेंट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, पर इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत से यहाँ पे बैंक्स में उन्होंने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है। दूसरा मैं बताता हूँ, टेलीकॉम सेक्टर रिवॉल्यूशन हो गया, रिवॉल्यूशन। पहले बीएसएनएल और एमटीएनएल के कनेक्शन 2-2 साल नहीं मिलते थे, और जिसके आप फ़ोन है उसको रिच पर्सन माना जाता था, ओके। और मुझे याद है कि हमारे बाजू में जो ओके थोड़ी रिच फैमिली थी, उनके यहाँ फ़ोन था, और तो हम उनसे संबंध जो है बहुत अच्छे बना के रखते थे, कनेक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे कॉल वहाँ आते थे। और फ़ोन को ऐसा, पहली बार जब मेरे यहाँ फ़ोन आया तो मैं उसको 10 बार उठा के देखा कि चलो मेरे यहाँ फ़ोन है। तो पहले यहाँ पे क्या था कि मोनोपोली थी, कस्टमर बेस्ड सर्विसेज नहीं थे। आज देखो, आज रिवॉल्यूशन हो गया है। या आज आपके पास ओके 2-2 मोबाइल है, और हर मोबाइल में 2-2 सिम कार्ड है, एक इसके लिए, एक उसके लिए, सर उसके लिए, अब वो आप समझ लो। तो अब इन सिंपल वर्ड बेटा मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि बहुत रिवॉल्यूशन हो गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इकोनॉमी ओपन की, हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी पे हमने वर्क किया 1992 के बाद। और ये सही कहा, ओके कमल, आज तो पकड़ पकड़ के लोन देते हैं, प्री अप्रूव्ड लोन जो है, ओके, तो आपको पहले ही प्री अप्रूव्ड लोन हो जाते हैं, तो वाटर इट में भी। तो ये था रिगार्डिंग टू बेटा, जहाँ तक देखा जाए यहाँ पे कंपटीशन होना जरूरी था। और मेन दूसरा एक रीज़न कि हमने कस्टम ड्यूटी रेट और इंपोर्ट लिबरल क्यों किया, स्मगलिंग एंड हवाला। 60s में, 50s 60s और 70s में इतना स्मगलिंग हुआ, और स्मगलिंग क्यों नहीं होगा, 300% कस्टम्स ड्यूटी, ओके, तो लोग स्मगलिंग ही करेंगे। ओके, आपको याद होगा कि पहले यहाँ पे दाऊद के पहले जो है स्मगलिंग जो था, फिर दाऊद आया स्मगलिंग मैन एक्सेट्रा, 70s 80s में तो बहुत ज़्यादा हुआ। अगर आपको याद होगा तो पहले मूवीज़ भी ऐसी बनती थी, विलन कौन था, स्मगलर, मोना ये लो सोना, कुछ याद है आपको? तो विलन फिक्स था, स्मगलर।
और यहाँ पे लास्ट मूवी स्मगलिंग की मैंने जो देखी 1990 में, मोगैम्बो खुश हुआ, तो विलन फिक्स था स्मगलर, और यहाँ पे एक्ट्रेस और एक्टर जो है वो लड़ रहे हैं, कहीं तो भी यहाँ सक्सेसफुल हो रहे हैं और आखिरी में पिक्चर खत्म हो रही है। लेकिन फिर क्या हुआ, 1992 के बाद रेट कम होने लगे, स्मगलिंग का बिजनेस ही खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि रेट इतने कम कर दिए कि स्मगलिंग कौन करेगा। ओके, 300% कस्टम ड्यूटी में स्मगलिंग में मजा भी आता था, लेकिन अब क्या, अब कोई स्मगलिंग का मतलब ही नहीं। अब तो बहुत से गुड 5% में भी है। ओके, 10% ये मैक्सिमम गुड्स है, पर बहुत से गुड्स 5% में भी है, एग्जम्पशन में भी है, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा बहुत कम कर दिया। इसलिए आजकल कैसा है कि मूवीज जो है अब स्मगलिंग में ज़्यादा नहीं होती है। वो स्मगलिंग होगा तो उनका थीम ही अलग होता है, कोई स्मगलर डॉन वगैरह नहीं होता है। हाँ, इसलिए मूवी का पैटर्न भी बदलने लगा। आज की मूवीज तो बहुत अलग अलग आती है, क्या कहो, और उसमें नेटफ्लिक्स ने तो जमाना ही बदल दिया है। ओके, तो क्या कहे, वॉट एवर इट में भी, तो स्मगलिंग इतना ज़्यादा होता था, अनप्रेसिडेंट लेवल पे होता था। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो है, ओके, ये कस्टम ड्यूटी रेट कम किए गए, तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ और इकोनॉमी लिबरल और ओपन करने का और कस्टम ड्यूटी कम करने का। तो आ रहा है दोस्तों समझ में? हाँ बोलो, कोई सोया तो नहीं है? हाँ, मज़ा आ रहा है डिस्कशन में? ओके, यस, आपको मेरे साथ इन्वॉल्व होना है, सब यस बोलेंगे। जस्ट मिनट बेटा। चलो चालू करते हैं हमारा एक्ट। सबसे पहले तो आते हैं इंडेक्स पे बेटा। चैप्टर 1 हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब बेटा मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थोड़ी बहुत तो हमने डिस्कस की, उसको ही कंटिन्यू करके लेवी का कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद में चैप्टर 2 जो है वो इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन प्रोसीजर पर है। ओके, जहां तक देखा जाए ये चैप्टर प्रोसीजरल चैप्टर है कि इंडिया में जब गुड्स इंपोर्ट होता है या इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, तो वो सिचुएशन में ध्यान से सुनना, इंडिया में जब इंपोर्ट होता है या इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, तो वो सिचुएशन में यहाँ क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ती है, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ओके, वो सब डिटेल प्रोसीजर यहाँ पे दिया है। चैप्टर 2 की खास बात यह कि इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो आपको लर्न करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट का रेफरेंसेस जो है ना आगे यूज किया है, जैसे मैनिफेस्ट है, बिल ऑफ लैडिंग है, आई रिपीट मैनिफेस्ट है, बिल ऑफ लैडिंग है, ये सब डॉक्यूमेंट का रेफरेंसेस उन्होंने आगे के लेक्चर में ओके मतलब आगे सब चैप्टर्स में कवर किया है। इसलिए चैप्टर 2 मैं आपको पहले इसलिए पढ़ा देता हूँ क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रेफर किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, पर उसका आगे पूरे डिस्कशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। उसके बाद में डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड टेरिफ वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपने कौन से कस्टम ड्यूटी के रेट लेने चाहिए, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टम टेरिफ एक्ट में एसीडीज, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, आई रिपीट कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, ओके ये भी यहाँ पे लिया जाएगा। तो ओके यहाँ पे एसीडी कैलकुलेशन पे भी, आई रिपीट एसीडी कैलकुलेशन पे भी जो बेटा यहाँ किस तरह से किया जाएगा, तो वो भी हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखेंगे वैल्यूएशन चैप्टर, तो वैल्यूएशन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा? तो यहां पे ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं ये चैप्टर से आते हैं। आई रिपीट, जो भी प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो ये चैप्टर से आते हैं बेटा। तो ये चैप्टर जो है एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 11 मार्क के न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। नेक्स्ट, कंसेशन अंडर कस्टम्स और एक्सेप्शन टू सेक्शन 12। आई रिपीट, कंसेशन अंडर कस्टम्स और एक्सेप्शन टू सेक्शन 12। ठीक है,
तो इसमें बहुत सारे कस्टम्स में कंसेशंस दिए, मतलब आपका गुड्स डैमेज हो गया ड्यूरिंग ट्रांजिट, पिल्फरेज हो गया, ओके, तो वो केस में हमें कस्टम्स के बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेगा, तो ये चैप्टर में पढ़ेंगे रिगार्डिंग टू कंसेशन। फिर अगर आपका गुड्स पोस्ट या कुरियर से आया तो क्या प्रोसीजर है कस्टम्स की, एज अ स्टोर्स आया तो क्या प्रोसीजर है। अगर अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ड्रॉबैक, मतलब आपको कस्टम्स के रिफंड मिलते हैं अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, तो ड्रॉबैक ये चैप्टर अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। बैगेज ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर कस्टम टेरिफैक्ट, कस्टम टेरिफैक्ट एक्चुअली मैं दो पार्ट में लेता हूँ। पहले पार्ट चैप्टर 4 में लेता हूँ जहां एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज में पढ़ाता हूँ, और दूसरा पार्ट बेटा कस्टम टेरिफ एक्ट का मैं यहाँ लेता हूँ, ओके, जिसमें ध्यान सुनिएगा, दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ जहाँ पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी, इसके ऊपर स्पेशल डिस्कशन होता है। और दो छोटे चैप्टर है, ऑडिट एंड रिफंड, और लास्ट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में यहाँ पे कवर करूंगा। ठीक है बेटा, डन, क्लियर, ओके। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ओके कौन कौन से चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, और इसके बाद में मैंने डिटेल इंडेक्स भी दिया है, सेक्शन वाइज कौन कौन सा सेक्शन कहाँ कहाँ मैंने कवर किया उसका भी डिटेल इंडेक्स मैंने दिया है, वो डिटेल इंडेक्स आप रेफर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं, ओके, अबाउट द लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी कैसे लेवी की जाएगी उसके बारे में यहाँ डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है, यस। चलिए, पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। इसमें हमने डिस्कस किया आर्टिकल 265, अगर आपको याद होगा तो चलो देखो, आर्टिकल 265 क्या कहता है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब टैक्स लगाना है तो लॉ, उससे रिलेटेड लॉ होना जरूरी है। लॉ बनाने की पावर आर्टिकल 245 में दी है पार्लियामेंट को और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को ये पावर दिया गया है। उसके बाद में आर्टिकल 246 में यहाँ पे एंट्री नंबर 83 ये पावर देता है ओके कस्टम ड्यूटी लगाने का, और ये इंपॉर्टेंट एंट्री नंबर 83 ये याद रखना, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 83 आपको ये पावर देता है कि हम कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। चलिए, टैक्स हिरार्की, टैक्स हिरार्की। अब बेटा ये जो है ये आपने लिख लेना, जीएसटी का पहले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि रूल्स क्यों बनाया जाता है, रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं। मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, तो यहाँ से लिख लेना। वैसे आपको अदर फैकल्टीज़ में पढ़ाया होगा, लेकिन जीएसटी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप ये लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखो फर्स्ट पॉइंट, या आपके नोटबुक में लिख लो अगर आपने नोट्स डाउनलोड नहीं किया होगा तो यहाँ नोटबुक में। सर आप क्या ये मार्क्स नोट दोगे, तो मैं कल बता दूंगा आपको कहाँ क्या क्या अंडरलाइन करना है। आपने प्रिंट निकाल के फटाफट आपने अंडरलाइन करना, और फिजिकल नोट्स आपको जब आ जाएगी तो उस पर से बाद में आपने करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो फिजिकल नोट्स का डिस्पैच हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको आ जाएगी। तब तक प्रिंट आउट में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या लिखना है। अभी आप मेरे साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, और क्योंकि पूरी लॉ की हिरार्की क्या होती है। नहीं नहीं कौशाली, ओके, आपका सवाल है कि कस्टम एक्ट मोस्टली थेरी है क्या। थेरी है, पर एनिमेटेड में बड़ा इंटरेस्ट आता है, और दो तीन चैप्टर जैसे वैल्यूएशन हो गया, ड्रॉबैक हो गया, बैगेज, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें लिखो इट इज़ अ सुप्रीम लॉ, आपके नोटबुक में लिखते जाओ। सुप्रीम लॉ, all acts or law emanates from Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्ट, अच्छा मुझे बताओ एक्ट कौन पास करता है। वैसे मैं जीएसटी के फर्स्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में कवर करूंगा, ठीक है, पर आप
बेसिक जानकारी दो कि कौन एक्ट पास करता है। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं कस्टम में, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज पास बाय द पार्लियामेंट by the parliament और सेकंड एक पॉइंट आपको पूछना चाहूँगा, मुझे बता, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एक्ट में यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एक्ट में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, तो क्या प्रिवेल होगा? एक्ट प्रिवेल होगा या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो सुप्रीम लॉ है हमारा। तो ये पॉइंट लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हो, लिखो प्रोविजन of Constitution of India will prevail over Act। ठीक है, नेक्स्ट, रूल्स कौन बनाता है? देखो, एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है और वो एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट रूल्स बनाए जाते हैं और रूल्स बनाए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। अभी तो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक्ट के तहत रूल्स इशू करती है। ठीक है, तो यहाँ लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज इश्यूड by central government it is issued by central government। सेकंड, ये गवर्नमेंट बनाती है रूल्स। सेकंड, इट इज इश्यूड फॉर proper implementation of act। for proper implementation of act, यानी जो एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से होना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। ठीक है, उसके बाद में रेगुलेशन। रेगुलेशन ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, मतलब बहुत सी बार फॉर्म जो होते हैं उसकी कितनी कॉपीज होनी चाहिए, वो फॉर्म किसके पास जाएगा, कौन से जुरिडिक्शनल कमिश्नर के पास जाएगा, आप रिफंड कहाँ क्लेम करोगे, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो है, कौन से ऑफिसर की क्या पावर होगी, ये सब डिसाइड होता है थ्रू रेगुलेशंस। और रेगुलेशन इशू करता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है बेटा, तो लिखो रेगुलेशन, it is issued by CBIC। CBIC का लॉन्ग फॉर्म लिखना है तो लिख सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेकंड, it is issued for proper administration of act। for proper administration of act। for proper administration of act। ठीक है, what is the difference between rules and regulation? ये proper implementation of act and ये proper administration of act। मतलब क्या, एक्ट में ब्रॉड पॉलिसी बन जाती है कि हमारी ब्रॉड पॉलिसी क्या रहेगी, फिर ब्रॉड पॉलिसी के अंडर सब पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाता है, क्योंकि वो ब्रॉड पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लीमेंट होने के लिए सब पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है, और वो सब पॉलिसीज होती है रूल्स। और ये एक्ट और रूल्स, आई रिपीट, एक्ट और रूल्स यहाँ पे
ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में आनी चाहिए। इससे रिलेटेड कितने फॉर्म्स हो गए, कौन सा फॉर्म कहाँ देना है, आपको अगर कुछ ट्रांसफ़र करना है तो कौन सा फॉर्म बनाना पड़ेगा, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, कौन से ऑफिसर के पास आपने देना चाहिए, तो उसके लिए होता है रेगुलेशन। एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर एक्ट और उससे रिलेटेड रूल्स पढ़ते वक्त कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, यानी एक्ट की प्रोविजन और रूल्स की प्रोविजन इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, तो क्या प्रिवेल होगा दोस्तों? बताइए क्या प्रिवेल होगा, मुझे आंसर चाहिए आपसे। एक्ट प्रिवेल होगा कि रूल्स? एक्ट प्रिवेल होगा कि रूल्स? ये हिरार्की में पढ़ा रहा हूं। वेरी गुड निशा, एक्ट प्रिवेल होगा। सुनैना, आपने भी सही आंसर दिया। आयुष, ओके, यहाँ पे एक्ट प्रिवेल होगा। तो और सेम रूल्स और रेगुलेशन में अगर कॉन्ट्रडिक्शन आए तो रूल्स प्रिवेल हो गए। तो मैंने जो दिया है वो पूरा हिरार्की प्रॉपर वे में आपको दी है। यस वेरी गुड, सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं और सबने सही आंसर दिया है। उसके बाद में बेटा नोटिफिकेशंस। अब ये नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? जनरली जब कोई कस्टम से एग्जम्पशन देना है, कस्टम ड्यूटी से, मे बी फॉर सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कि समझ लो यहाँ पे कोविड में फॉरेन गवर्नमेंट से कोई हेल्प आ रही है, मेडिसिन्स आ रही है, वैक्सीन्स आ रही है, और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, तो टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसकी कस्टम ड्यूटी एग्जम की जा रही है, कम की जा रही है। तो ये डिसाइड होता है बाय नोटिफिकेशन। तो बाय नोटिफिकेशन बहुत सारे एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस आते हैं, एज वेल एज बहुत सी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब होती है थ्रू नोटिफिकेशंस। तो नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआईसी नहीं। कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट लिखो, इट इज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट to exempt duties, to exempt duties and, sorry, and नहीं, to prescribe procedure under Customs Act, to prescribe procedure under Customs Act। ठीक है, तो यहां पे हाँ हाँ, सही है सही है। अब बुक में मेरे नोट्स में अभी भी जेटली जी की पिक्चर है। बेटा कहाँ कहाँ अमेंडमेंट करना, जीएसटी 3 साल से परेशान कर रहा है। ओके, हर हर इसमें अमेंडमेंट हो जाती है। तो एक अच्छा मनीष ने नोट किया, और मैं बिल्कुल करेक्ट करूँगा कि सर जेटली जी की पिक्चर निकाल के यहाँ पे निर्मला सीतारामन इनकी पिक्चर लगा दो। तो सही सही बोला आपने। और ये जो नोटिफिकेशन इशू होते हैं, ये जनरली ऑफिशियल गैजेट में इशू होते हैं। और सर्कुलर, ओके, सर्कुलर क्या होता है बेटा, मैं आपको बता दूं। तो सर्कुलर यहाँ पे बहुत सी बार लॉ या लॉ में एक्ट या रूल्स, ये क्लियर यहाँ क्लियर प्रोविजन उनकी नहीं होती है। बहुत सी बार एम्बिग्यूटीज होती है। एम्बिग्यूटी मतलब उसके 2-3 इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। जैसे मैं जीएसटी में बताऊंगा और आगे कस्टम्स में भी बताऊंगा कि यहाँ पे प्रोविजन सेम, वर्डिंग सेम, अलग अलग इंटरप्रिटेशन। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे कस्टम डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट अलग व्यू ले रहे हैं, और नेक्स्ट जैसे एमपी में, यूपी में अलग व्यू लिया जा रहा है, महाराष्ट्र में अलग व्यू लिया जा रहा है, क्योंकि लॉ क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूअस है। तो ये सभी जो कंट्रोल करता है वो एक बोर्ड में आता है, और वो है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो हर कमिश्नरेट ऑफिस सीबीआईसी के कंट्रोल में आता है। तो यहाँ पे अगर कमिश्नरेट ऑफिस उसका अलग अलग व्यू ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है। यूनानिमस व्यू यहाँ पे आना जरूरी है। तो यहाँ जहाँ लॉ क्लियर नहीं है, एम्बिक्यूअस नहीं है, वहाँ सीबीआईसी उसको क्लैरिफाई करती है कि भाई देखो, अभी
इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा लिया जाएगा और ऑल ओवर इंडिया ये इंटरप्रिटेशन फॉलो किया जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन, ये डायरेक्शन सीबीआईसी से आता है और वो डिपार्टमेंट को, यानी कस्टम डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट को यहाँ फॉलो करना ही पड़ता है, वो कंपलसरी होता है। पर ये एसएससी पे बाइंडिंग नहीं होता है। एसएससी ये क्लैरिफिकेशन के अगेंस्ट में केस चैलेंज कर सकता है, यानी यहाँ कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि ये सीबीआईसी का इंटरप्रिटेशन है जहाँ लॉ एम्बिग्यूअस है, जहाँ रूल्स एम्बिग्यूअस है। हाँ, सीबीआईसी के सर्कुलर्स चैलेंज हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट में एसएससी या टैक्स पेयर कोर्ट में जा सकता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग हो सकता है। तो लिखो यहाँ पे सर्कुलर्स, इट इज एन डायरेक्शन, लिखो इट इज अ डायरेक्शन, it is a direction or clarification issued by CBIC, direction or clarification issued by CBIC to bring uniformity in applicability of law where it is ambiguous. बेटा वो वहाँ लिखते नहीं आ रहा है। ओके, वेयर इट इज एम्बिग्यूअस आप लिख दो, वेयर इट इज एम्बिग्यूअस। ठीक है, सेकंड आप लिखो, इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट मतलब ये कमिश्नरेट ऑफिस, यहाँ पे जितने भी एक्साइज जीएसटी डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट है, उन पर बाइंडिंग होता है। इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट but not on taxpayer. Binding on department but not on taxpayer. ठीक है, ये डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होगा पर टैक्स पेयर पे बाइंडिंग नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो चलो हमने ये हिरार्की देखी, पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा एक्ट, ये हिरार्की हमने यहाँ देखा, तीसरा रूल्स, नेक्स्ट रेगुलेशंस, नेक्स्ट नोटिफिकेशन एंड लास्ट सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शंस या क्लैरिफिकेशंस। एक बार फिर से मेरे साथ हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेटा कौन पास करता है? ये कोई पास नहीं करता है, ये ऑलरेडी पास हो चुका था 26 जनवरी 1950 को। ये हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये हमारा सुप्रीम लॉ है। दूसरा एक्ट पास करता है पार्लियामेंट। दूसरा रूल्स कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। उसके बाद में रेगुलेशंस इशू करता है सीबीआईसी फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। और उसके बाद में नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। जनरली ये एग्जाम्शन से रिलेटेड होते हैं या प्रोसीजर से रिलेटेड होते हैं। और नेक्स्ट बेटा यहाँ पे सीबीआईसी सर्कुलर, तो सीबीआईसी सर्कुलर जो है ये क्लैरिफिकेशंस या डायरेक्शंस होते हैं, और ये जो है जहाँ लॉ अलग अलग इंटरप्रिटेशन रखता है तो उसको उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये इशू किए जाते हैं, और जनरली ये डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं बेटा। तो यहाँ हमने ये हिरार्की कंप्लीट की। चलो अब आगे के डिस्कशन पे आते हैं। यहाँ पहला कस्टम्स एक्ट 1962, टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये पहले चैप्टर में, ये हमारा पहला चैप्टर है,
और पहले चैप्टर में मैं यहाँ मोस्टली डेफिनेशंस और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन वह है चार्जिंग सेक्शन में लेना चाहूँगा। यानी ये चैप्टर में हम एक ही सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और उसमें आने वाले बहुत सारे वर्ड्स जो है तो उसकी डेफिनेशंस भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ये मैं डायग्राम पे आता हूँ, लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। यस कम ऑन। ठीक है, चलो हमारे आयुष को पिक्चर में लाते हैं। भाई आयुष है ना? ठीक है, तो आयुष को पिक्चर में लाते हैं। सोए तो नहीं बेटा, स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ जितना ज़्यादा हो उतना इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आयुष सोया तो नहीं बेटा? यस बोलो। ठीक है, लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, कोई भी लॉ जो टैक्स से रिलेटेड है वो 3 स्टेजेस में कैरी आउट होता है, लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। आई रिपीट, लेवी, असेसमेंट एंड क्या बेटा? कलेक्शन। ये 3 स्टेजेस में ये लॉ फॉलो किया जाता है। लेवी मीन्स क्रिएशन ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनो। लेवी मीन्स क्रिएशन ऑफ चार्ज, असेसमेंट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज, एंड जो भी टैक्स आपने असेस किया उसका कलेक्शन किया जाता है। ये 3 मेजर स्टेप होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में पहले चार्ज क्रिएट होता है। यस, फर्स्ट क्रिएट द चार्ज, लाइबिलिटी क्रिएट होती है, उसके बाद में उसका असेसमेंट होता है और बाद में पेमेंट होता है। मुझे बताओ, इनकम टैक्स में लाइबिलिटी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है इनकम टैक्स में लाइबिलिटी? इनकम अर्न, इनकम अर्न। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई भी टैक्स लाइबिलिटी पर्सन पे नहीं रखी है, ह्यूमन पे नहीं रखी है, कुछ इवेंट्स पे रखी है। जैसे कोई पर्सन उस इवेंट को टच करता है, लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। जैसे ही वो टच करता है, लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूँ तो इनकम टैक्स में इनकम अर्न है, एक्साइज में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर था, वैट में सेल ऑफ गुड्स था, ये इवेंट्स पे लाइबिलिटी रखी है। और एक ही पर्सन जितने इवेंट टच करेगा उतनी लाइबिलिटी यहाँ पे वो अराइज होगी और उसको पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि इवेंट बेस्ड लाइबिलिटी कैसे फिक्स होती है। कि आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया तो आपने इंपोर्ट को टच किया, कस्टम ड्यूटी है। वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया तो पहले मैन्युफैक्चर होते ही एक्साइज आती थी। फिर वो मैन्युफैक्चर गुड्स आपने सेल किया, सेल इवेंट को टच किया तो वैट और सेल्स टैक्स आ जाता था पहले, अब जीएसटी आता है। फिर आपने जो है उससे इनकम अर्न किया, इनकम टैक्स। यानी पर्सन एक ही और टैक्सेस अनेक, क्योंकि ये जो अनेक टैक्सेस है ये इवेंट्स पे रखे गए, और जैसे ही वो इवेंट्स को टच किया ओके, लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो कस्टम में ऐसे क्या इवेंट्स है कि जहां लायबिलिटी अराइज होती है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और इस चैप्टर में हम वो आइडेंटिफाई करेंगे। फिर लायबिलिटी अराइज हुई तो उसको क्वांटिफाई करेंगे। इनकम टैक्स में आपने ऐसा ही किया। इनकम टैक्स में आपने क्या किया कि पहले इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी 5/8 समझा, फिर उसको क्वांटिफाई किया, उस कंपटीशन ऑफ इनकम किया, और बाद में आपने गवर्नमेंट को उसको पे किया दोस्तों। हाँ, बाद में गवर्नमेंट को आपने पे किया। तो पहले आपको लायबिलिटी अराइज हुई, क्वांटिफाई, कलेक्शन हुआ। तो कस्टम में यह जानना है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी लायबिलिटी अराइज हो रही है, यह जानना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो यहां पे समझ लो आयुष इधर है और यहां पे ऑफिसर। अब ऑफिसर पूरी तैयारी करके आया है, वो आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 लिस्ट 1 एंट्री नंबर 83 ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लेके आया है, और वो कस्टम एक्ट पास कर चुका है। इमेजिन करो, एंट्री नंबर 83 का पावर लेके यहां कस्टम एक्ट पास हो चुका है और ऑफिसर कंप्लीट पावर लेके आया है। ठीक है, तो अब ऑफिसर कह रहा है मिस्टर आयुष बाहर आओ, मुझे टैक्स लेना है आपसे। आयुष ने कहा फिर से आ गया, अरे तुझे लास्ट टाइम यहां से निकाला था ना, फिर से आ गया ना। ऑफिसर, इसका आवाज देखो ऑफिसर का, मिस्टर आयुष पे टैक्स, आपको टैक्स देना पड़ेगा।
आयुष ने कहा डू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो यहाँ पे ऑफिसर ने कहा यस, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 लिस्ट 1 एंट्री नंबर 83, आई गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और हमने एक्ट पास कर दिया है, कस्टम एक्ट 1962, और इसके तहत आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। आयुष ने कहा अरे बाप रे, ये तो पूरा तैयारी करके आया है। ऑफिसर ने कहा तूने मेरी इंसल्ट की थी, कसम खाई थी मैंने, और तेरे से टैक्स लेके रहूंगा। तो यहाँ पे आयुष ने कहा सर आइए बैठिए, ओके बैठिए बैठिए, अब इतनी सारी पावर लेके आए तो अब बिठाना पड़ेगा, पहले से ऐसा थोड़ी हम कह सकते कि गेट आउट फ्रॉम हियर, तो आइए सर बैठिए। आयुष ने कहा सॉरी, ऑफिसर ने कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा, पानी भी पीना पाप है, तूने मेरी बहुत इंसल्ट की, गेट आउट कहा मुझे, पे टैक्स नाउ, अभी के अभीच तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। आयुष ने कहा कि सर मुझे ये बताओ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, रोना मत रोना मत। तो आयुष ने ये कहा कि सर ये बताओ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो, मैंने ऐसा कौन से इवेंट को टच कर दिया कि आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो, मेरे से टैक्स ले रहे हो। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से इवेंट्स पे लेवी रखी हुई है, और जो इवेंट पे लेवी रखी हुई है बेटा, क्या आयुष ने वो इवेंट को टच किया है, क्या लायबिलिटी अराइज हुई है, तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ देखते हैं यह लायबिलिटी कब अराइज होती है। आगे बढ़ने के पहले एक बात और आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूँगा। ये कुछ डेफिनेशन है कन्वेंस, व्हीकल और ड्यूटेबल गुड्स। ये एक्ट में पढ़ते वक्त अगर कभी भी वर्ड कन्वेंस आए, ओके कभी भी वर्ड कन्वेंस आए, तो कन्वेंस में 3 कन्वेंस कवर होते हैं। कौन से तीनों? वेसल मतलब शिप, कस्टम में जब भी वर्ड वेसल होगा मतलब शिप, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। तो यहाँ पे व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि तीनों के लिए हमें एक ही लॉ फॉलो करना है, और वो है कस्टम एक्ट, वो है कस्टम एक्ट। तो बेटा यहाँ पे वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, ये कन्वेंस, तो बहुत से सेक्शन में ये वर्ड आएगा कन्वेंस, तो जो भी सेक्शन में कन्वेंस वर्ड आएगा समझ जाना वो प्रोविजन तीनों को अप्लीकेबल है, वेसल को भी अप्लीकेबल है, एयरक्राफ्ट को भी अप्लीकेबल है और व्हीकल को। व्हीकल का मीनिंग इन्होंने सेक्शन 242 में डिफाइन किया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लेना चाहूँगा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। अब आप अगर देखोगे कस्टम एक्ट को तो पहले सेक्शन 2 की डेफिनेशन है और बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन मैं डेफिनेशन सब एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे डेफिनेशन जो जो चैप्टर में जितनी डेफिनेशन रिलेवेंट है वो डेफिनेशन वहाँ वो उस चैप्टर में कवर करूँगा बेटा, ओके। और मैं डायरेक्टली पहले सेक्शन 12 पे जंप करने वाला हूँ, देखो आगे आता हूँ, पर जहाँ तक डेफिनेशन की बात है तो मैं चैप्टर वाइज डेफिनेशन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। उसके बाद में व्हीकल, व्हीकल का मीनिंग कस्टम एक्ट में कहाँ माना जाएगा, क्या माना जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ वर्ड व्हीकल आएगा वहाँ व्हीकल का मीनिंग क्या लिया जाएगा। व्हीकल मतलब कोई भी कन्वेंस जो लैंड रूट पे इंक्लूड हो रहा है, और रेलवे व्हीकल, यानी व्हीकल जब भी वर्ड यूज होगा तो वो रेलवे को भी प्रोविजन अप्लीकेबल होगी, या कोई भी कन्वेंस जो लैंड पे यूज किया जा रहा है उसे व्हीकल माना जाएगा। उसके बाद में ड्यूटीएबल, ड्यूटीएबल का मतलब लायबल टू ड्यूटी, लायबल टू ड्यूटी, उसको हम कहते हैं ड्यूटीएबल गुड्स, ठीक है। तो ड्यूटीएबल गुड्स क्या होता है, मीन्स एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी, अंडरलाइन दिस वर्ड, चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, मतलब हर वो गुड्स जिसके ऊपर ड्यूटी लगी है पर आपने पे नहीं किया है। क्या है कि जब गुड्स इंडिया में आ जाता है, ध्यान से सुनना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब गुड्स इंडिया में आ जाता है तो आने के बाद जैसे ही इंपोर्ट होता है, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर देता है, लायबिलिटी अराइज हो जाती है, पर उसका पेमेंट कब होता है, जब
इंपोर्टर उसको क्लियर करता है। तो जब वो कस्टम्स एरिया में पड़ा होता है या वेयर हाउस में होता है, कस्टम कंट्रोल वेयर हाउस में होता है, तब वो गुड्स का आइडेंटिटी ड्यूटेबल होता है, मतलब ड्यूटी लाइबिलिटी आ चुकी है पर अभी तक पे नहीं हुआ है। तो जब आपका गुड्स कस्टम्स एरिया में है या कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में है तो उसका स्टेटस होता है ड्यूटेबल गुड्स। मेरी बात समझ में है आपको? तो वो कहा जाता है ड्यूटेबल, मतलब लायबल टू ड्यूटी बट ड्यूटी नॉट पेड। एक बार आपने ड्यूटी पे कर दी तो अब वो ड्यूटेबल गुड्स नहीं रहे। इसका रिलेवेंस क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे अगर आप नोटबुक में लिख सकते हो तो लिख लो। कस्टम में यहाँ पे आपको 2 एक्ट पढ़ने हैं। कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। हमें ये 2 एक्ट पढ़ने हैं। सर ये 1962 और 1975 इन कस्टम टैरिफ एक्ट, इसमें क्या डिफरेंस है? कस्टम्स एक्ट 1962 जो है ये हमें प्रोसीजर बताता है, कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन बताता है, वैल्यूएशन बताता है। तो ये पूरा कस्टम्स एक्ट में पढ़ना है जो हमारा मेन एक्ट रहेगा। उसके बाद में कस्टम टैरिफ एक्ट, रेट एक्ट नहीं टैरिफ एक्ट। क्या हुआ बेटा यहाँ पे, अब मैं आंसर देना चाहूँगा, बीच में किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं अभी देना चाहूँगा। बेटा देखो यहाँ पे कस्टम टैरिफ एक्ट, तो हुआ ऐसा था कि जैसे हम गैट के फाउंडर मेंबर है, इंडिया ऑफ गैट का फाउंडर मेंबर है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब सभी कंट्रीज जो गैट की मेंबर थी ये कॉमन जनरल एग्रीमेंट पे आए कि जो टैरिफ रेट एक जैसे रखे। जैसे आपकी गुड्स को मेरे कंट्री में 10% रेट है तो आप भी मेरे गुड्स को 10% रेट रखिएगा। तो इस पे जनरल एग्रीमेंट पर आए और ट्रेड जो है एक जैसा करे। तो ऐसे केस में जीएसटी काउंसिल बनाया गया, एक परिषद बनाई गई। ओके, वर्ल्ड लेवल पे जीएसटी काउंसिल बनाया गया जो ये कहता था, जो गैट का ही पार्ट था, और वो कहता था कि सभी कंट्रीज के लॉ एक जैसे हो, एक जैसी प्रोसीजर हो, जहाँ तक ट्रेड की प्रोसीजर एक जैसी हो, एज वेल एज रेट भी एक जैसे हो अक्रॉस द कंट्रीज, सो दैट कि हर कंट्री को एक में का लॉ इजीली समझ सके। जैसा अगर हमारा लॉ अलग है, चाइना का अलग है, यूएस का अलग है, तो ये बहुत दिक्कत जाएगी ट्रेड करने में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर एक में के लॉ समझ नहीं पाएंगे। अगर वो एक में के लॉ समझ नहीं पाएंगे तो ऐसे केस में जो रिस्क इन्वॉल्व होगी, क्योंकि हमने गुड्स तो यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया पर वहाँ हेवी कस्टम ड्यूटी लग सकती है क्योंकि उनका लॉ हमें समझ में ही नहीं आता है। इसलिए फिर या ये सबको समझाया गया जो गैट के मेंबर थे कि भाई कस्टम्स लॉ जो है एक जैसा बनाओ। ओके, पूरा एग्जैक्टली सेम नहीं लेकिन मोस्टली प्रोविजन एक जैसी रखो, इंटरनेशनल पॉलिसी पे रखो। तो इसलिए कस्टम्स लॉ जो बना वो इंटरनेशनल पॉलिसी पे एक जैसा बना और टैरिफ भी एक जैसे बनाया जाए। यानी जो टैरिफ शेड्यूल है, टैरिफ कोड है, जैसे हर कमोडिटी को प्रोडक्ट कोड दिया गया है। अब मैं कस्टम टैरिफ में आपको समझाऊंगा, तो हर कमोडिटी को प्रोडक्ट कोड दिया गया है, टैरिफ कोड दिया बेटा है। तो वो टैरिफ कोड जो है आप एक जैसे बनाओ। तो एक जैसे टैरिफ कोड अगर होगे तो एक में कंट्री में टैरिफ समझना आसान होगा। तो ऐसे केस में 1975 में हमने इंटरनेशनल टैरिफ कोड यूज़ किए। ओके, गैट के टैरिफ कोड यूज़ किए और हमारा जो टैरिफ स्ट्रक्चर है यानी पूरी लगभग 1000 गुड्स अलग अलग कैटेगरी के, और उसमें टैरिफ कोड जो है वो हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाया और वो 1975 में उसका सेपरेट एक्ट पास किया जिसका नाम दिया गया कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम रेट एक्ट नहीं, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। तो कस्टम एक्ट 1962 या कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 ये 2 एक्ट है। तो इस एक्ट में हमें पूरा लॉ तो पढ़ना ही है पर कस्टम टैरिफ एक्ट में थोड़ा टैरिफ स्ट्रक्चर भी हमें समझ लेना है। प्लस कस्टम टैरिफ एक्ट में हम बहुत सी एक्स्ट्रा ड्यूटीज पढ़ेंगे जैसे सेफगार्ड ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ये जो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, ये जो ड्यूटीज लगाई जाती है वो कस्टम टैरिफ एक्ट में लगाई जाती है बेटा। तो ये एडिशनल ड्यूटीज के बारे में भी हम कस्टम टैरिफ एक्ट में पढ़ेंगे। तो हमें ये 2 मेजर एक्ट पढ़ने हैं जिसमें 90% डिस्कशन तो कस्टम्स एक्ट में ही है और कुछ 9 सेक्शंस कस्टम टैरिफ एक्ट में है जो हमें पढ़ने हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? तो चलिए यहाँ पे यस करेक्ट सचिन, आपने सही कहा। एचएसएन कोड वगैरह जो है कस्टम टैरिफ एक्ट में हमें पढ़ना है, एचएसएन कोड वगैरह बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे
चलिए आते हैं हमारा पहला सेक्शन, सेक्शन 12, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, पहले सेक्शन पे आने के, ये सेक्शन 12 जो मैं ये चैप्टर में कवर करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ सेक्शन 12 में आने के पहले थोड़ा मैं आपको सेक्शन कस्टम एक्ट 1962 की लिस्ट समझा देता हूँ। यहाँ पे बेटा सेक्शन 2 की बहुत सारी डेफिनेशंस जो है अलग अलग जगह मैंने यूज़ की है। उसके बाद में सेक्शन 7 हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, 8 सेक्शन 9 भी सिलेबस से हटा दिया गया है, सेक्शन 8 जो है और 10 जो है चैप्टर नंबर 2 में कवर करेंगे, 11 सेक्शन सिलेबस से हटा दिया गया है, सेक्शन 12 और उसके आगे के सेक्शंस हम आगे पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में सेक्शन 12 जो है चार्जिंग सेक्शन हमें पढ़ना है। मैंने पूरी लिस्ट दी है और कहाँ कहाँ मैंने क्या डिस्कस किया उसके पेज नंबर भी आपको दी है। तो मैं सबसे पहले अटैक कर रहा हूँ सेक्शन 12 पे। आपका बहुत बेसिक सवाल आता है कि सर आपने सेक्शन 12 पहले क्यों कंसिडर किया, स्टार्ट ही सेक्शन 12 से क्यों किया? क्योंकि सेक्शन 12 है चार्जिंग सेक्शन, ये लेवी क्रिएट करता है। ध्यान से सुनना, ये लेवी क्रिएट करता है। ये कहता है कि जैसा अभी आयुष ने एक सवाल पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझके मेरे ऊपर जो है कि यहाँ कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो ये बताता है कि कब लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अगर आपको ये समझ गया ना कि कस्टम्स की लाइबिलिटी कब आती है, तो आगे सब प्रोविजन समझना बहुत आसान है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन, क्रिएशन ऑफ चार्ज, लाइबिलिटी, लेवी। आर यू रेडी? यस और नो? जोर से बोलो। ठीक है, तो यहां पे सेक्शन 12 जो है चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? सबसेक्शन 1। सर आपका सवाल आएगा सेक्शन याद रखने हैं क्या? आ गया ना आपका सवाल कि सर मेरे पता ही था सेक्शन नंबर लर्न करने हैं क्या? तो देखो बेटा, जीएसटी में पहले 50 सेक्शन लर्न करने में बताऊंगा आपको, और कुछ उसके आगे लिमिटेड सेक्शंस में आपसे लर्न करवा के लूँगा। कस्टम में मैं जितने सेक्शन की लिस्ट दूंगा उतने ही सेक्शन आपको लर्न करना है, जिसमें सेक्शन 12 जो है आपको लर्न करना है सचिन। तो यस, तो मैं एक लिस्ट बना के दूंगा आपको ग्रेजुअली, वो सेक्शन आपको चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए कस्टम में लर्न करना है। ठीक है, चलिए तो सेक्शन 12 उसमें से एक सेक्शन है। सबसेक्शन 1, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। आप मेरे साथ पढ़ोगे स्क्रीन पे, चलो फटाफट। आप भी पढ़ोगे, आई नीड योर अटेंशन। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट or any other law for time being in force, duties of customs shall be levied at such rate as may be prescribed under Custom Tariff Act 1975 or any other law for time being in force on goods imported into or exported from India. Second, the provision of subsection 1 shall apply in respect of all goods belonging to government as they apply in respect of goods not belonging to government. चलिए आप पढ़ो, क्या समझ में आता है? मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूं, देखता हूं आपके क्या दिमाग में घुस रहा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखता हूं। और कुछ तो रिस्पॉन्स देना भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कुणाल को समझ में आया है, आंसर दिया है। देवेश थैंक्स, तुम तो सो गए थे, अब तुम्हें समझ में आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आता हूँ डिस्कशन पे। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट अदरवाइज, इसको तोड़ते हैं थोड़ा ये सेक्शन को। वो कहते हैं एक्सेप्ट अदरवाइज एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, पहली लाइन इसको अलग करेंगे, और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स, दूसरी लाइन इसको अलग करेंगे। ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड एट द रेट एज स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट उसको अलग करेंगे। और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। और सबसेक्शन 2,
Provision of subsection 1 shall apply in respect of all goods belonging to government as they apply in respect of goods not belonging to government. चलिए मैं थोड़ा एक एक स्टेटमेंट को ब्रेक करता हूँ, आप वहाँ ध्यान दीजिए और मैं आता हूँ डिस्कशन पे. चलो सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन. आयुष ने ऐसा क्या कर दिया कि कस्टम ड्यूटी लायबिलिटी आ रही है. तो सेक्शन 12 पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ोगे तो ऐसा दिखेगा. ऐसा पैराग्राफ में कुछ समझ में आता है क्या नालायक को? ऐसे पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता है. ठीक है, इसको थोड़ा हम ब्रेक करके पढ़ते हैं और ये मैकेनिज्म मैं पढ़ूंगा आपका कि हर चीज़ को कैसे ब्रेक करना. ठीक है. सो दोस्तों यहाँ पे देखो, हर स्टेटमेंट को मैं ब्रेक कर रहा हूँ स्क्रीन पे. एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, duties of custom shall be levied at such rate as may be specified under Custom Tariff Act or any other law for time in force on goods which are imported into India or exported from India. चार्ट हम ड्रॉ करेंगे, वेट फॉर दैट. ठीक है, एक एक लाइन ये कहना क्या चाहता है, ध्यान से देखो. सेक्शन 12 जो स्टार्ट हुआ वो ये वर्ड से स्टार्ट हुआ कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट. ओके, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट मतलब ये क्लॉज सब्जेक्टिव क्लॉज है, नॉट विस्टैंडिंग टू क्लॉज नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे इसी एक्ट में, समझ लो मैं सेक्शन 12 हूँ और मैं आपसे साथ बात कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत पिया हुआ हो, इमेजिन करना, नहीं गिरूंगा नहीं, ओके थोड़ा बहुत पिया हुआ और मैं कह रहा हूँ देखो भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ. आयुष ने बोला अरे बोल बोल क्या बोल रहा है बोल. हाँ, तो यहाँ सेक्शन 12 कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ना तेरे पे लायबिलिटी क्रिएट करूँगा. ठीक है, पर एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, भाई मैं जो कहूँगा और इस एक्ट में कोई अदर सेक्शन ने कुछ अदरवाइज कहा होगा तो फिर मेरी मत मानना, उनकी मानना. यानी दैट प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर सेक्शन 12. यानी उनकी प्रोविजन जो प्रिवेल होगी, क्योंकि मैं तो पिया हुआ हूँ पर लायबिलिटी मैं क्रिएट करने वाला हूँ पर पिया हुआ हूँ, और अदर प्रोविजंस प्रिवेल होगी. यानी चार्जिंग सेक्शन ये जो है सब्जेक्ट टू क्लॉज रख रहा है. नॉर्मली क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन नॉट विस्टैंडिंग टू क्लॉज रखता है और व्हाट योर इट में भी सब्जेक्ट टू क्लॉज रख रहा है. मतलब अगर किसी अदर सेक्शन ने कुछ डिफरेंट प्रोविजन बोली होगी और हो सकता है कस्टम ड्यूटी माफ कर दी होगी या कस्टम ड्यूटी अलग तरह से लगाई होगी तो वो सेक्शन प्रिवेल होगे, सेक्शन 12 प्रिवेल नहीं होगा क्योंकि वो तो पिया हुआ है. समझ लो आप. तो एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट मतलब अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विल प्रिवेल और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स. मतलब बेटा ओके मैं अगर मेरी घरवाली कुछ बोल रही है, सुनो मेरी घरवाली कुछ बोल रही है मतलब मेरी एक्ट की घरवाली कुछ बोल रही है तो उसकी मानना मेरी मत मानना. ठीक है, मैं तो पिया हुआ हूँ. और सिर्फ मेरी घरवाली नहीं, यहाँ पे अगर मेरे आजू बाजू वाले लोग कुछ बोल रहे हैं, नालायक को बाहर वाली नहीं बोल रहा हूँ, ओके यहाँ पे तो यहाँ आजू बाजू वाले जो है कुछ लोग बोल रहे हैं ना अदर एक्ट की कुछ प्रोविजंस डिफरेंट व्यू रखती है तो वो एक्ट प्रिवेल हो गए. मतलब फेमा, ओके उसके बाद में यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज या कस्टम टेरिफ एक्ट, उन्होंने कुछ डिफरेंट प्रोविजन रखी जो मेरे साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है तो वो प्रोविजन प्रिवेल होगी और मेरी प्रोविजन प्रिवेल नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी. ओके तो यानी ये सबको ओवरराइडिंग इफेक्ट दे देता है. तो एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स. ऐसे ही बेटा हर सेक्शन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है हमें. ओके ये तो कस्टम है, ये तो लिमिटेड स्कोप में हमें पढ़ना है, 20 मार्क के लिए सिलेबस ज़्यादा होगा तो भी हमें लिमिटेड एक्सटेंड में पढ़ना है. जीएसटी देखो बहुत मज़ा आएगा आपको, ऐसे एक एक लाइन तोड़ तोड़ के फोड़ फोड़ के पढ़ा होगा. ठीक है, तो आपने कभी इतना इंटरप्रिटेशन नहीं किया होगा, उतना इंटरप्रिटेशन हम करेंगे. ठीक है, कस्टम्स तो क्या है मुझे रोकना पड़ता है क्योंकि 20 मार्क्स है. ओके तो बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जा सकते हैं, लेकिन नो डाउट जो चीज़ें हमको पढ़नी है एग्जाम के हिसाब से वो तो बहुत डीप में जाएंगे. तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स शैल बी लेविड.
अब जाने दो हमारे एक्ट का और अदर एक्ट का, हम कस्टम ड्यूटी पे आते हैं। तो ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लिविड एट सच रेट। तो ये सेक्शन 12 क्या कहता है, रेट आप लाओगे कस्टम टेरिफ एक्ट से, यानी ओके लेवी मैं कर देता हूं, लाइबिलिटी कब आएगी मैं बता दूंगा। ओके यहाँ आयुष ने ऐसा क्या किया कि हम लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं मैं बता दूंगा। मैं कोई डांस नहीं कर रहा हूं और हंसना नहीं मुझे देख के, बेटा मैं ऐसा ही पढ़ाता हूं डांस करते करते। और मैं आपको कहता हूं ये तो बेस्ट टेक्निक है कि जब आप यहाँ पे पढ़ते हो ना तो रूम में बंद कर लेना। मैं भी रूम में बंद करता था और ऐसे ही पढ़ाता था और ऐसे ही मैं ओके यहाँ पे एक्शन करता था। तो वॉट योर इट में भी, तो यहाँ आ जाइए हमारे डिस्कशन पे। तो ऑन गुड्स, okay it shall be levied on goods which are imported into India or which are exported from India। तो रेट के लिए सेपरेट एक्ट 1975 में पास किया। एक किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कस्टम एक्ट 1962 है और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है, ठीक है, तो और हम रेट कस्टम टैरिफ से लेते हैं, बिल्कुल सही। तो सर 62 से 75 रेट ही नहीं था, अगर रेट नहीं था तो फिर कस्टम ड्यूटी लगती नहीं थी। दूंगा दो खींच के नालायक, कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं लेना। क्या था कि 1962 से लेके 1975 तक जो कस्टम्स ड्यूटी के रेट थे वो रेट इटसेल्फ जो है, यहाँ पे सुनना ध्यान से, वो रेट जो है इटसेल्फ टैरिफ कस्टम एक्ट में ही पहले कवर्ड थे, कस्टम एक्ट में ही पहले रेट दिए हुए थे। लेकिन 75 में कस्टम एक्ट से रेट निकाल के कस्टम टैरिफ एक्ट बनाया गया, ठीक है, तो कस्टम टैरिफ एक्ट बनाया गया। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा मैं जस्ट आपको ये कहना चाहता हूं कि रेट जो है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 से आएंगे और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स, ठीक है, कोई फिलहाल दूसरा लॉ तो नहीं है अभी, तो कस्टम टैरिफ एक्ट ही है जिससे रेट आएंगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाता हूं, ओके कस्टम्स ड्यूटी की जो लेवी है बेटा, तो लेवी जो होगी वो ऑन गुड्स होगी, और गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब बेसिक कंडीशन जो है गुड्स है, यानी लेवी होने के लिए प्राइमरी कंडीशन जो है वो गुड्स होना जरूरी है, और गुड्स वो इंडिया में इंपोर्ट हुआ और गुड्स वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो अब एक सवाल है आपका, और वो क्या, जैसे आयुष, ठीक है, आयुष सेक्शन 12 के पास गया, आयुष समझ लो सेक्शन 12 के पास गया, उसने कहा मिस्टर सेक्शन 12, वो आपका ऑफिसर मुझे कस्टम ड्यूटी मांग रहा है। तो सेक्शन 12 ने कहा एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग फॉर ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड एट सच रेट एज स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स ऑन गुड्स व्हिच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। कुछ समझा, आपको समझ में आया ना, ठीक है, चार्ट ड्रॉ करेंगे, वेट वेट फॉर दैट। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आयुष ने कहा कि सर ये बताओ मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझ पर कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है, लेवी क्रिएट की जा रही है, आपका ऑफिसर मुझ पर कस्टम ड्यूटी मांग रहा है, मैं क्यों दूं उसे कस्टम ड्यूटी, क्या मुझे लायबिलिटी क्रिएट होती है? होती है क्या लायबिलिटी क्रिएट? तो अब सेक्शन 12 ने कहा हमारी लेवी गुड्स पे है, क्या आपने गुड्स लाया है? तो आयुष ने कहा सर कस्टम में गुड्स का डेफिनेशन क्या है? भाई मैं फॉरेन कंट्री में गया, वहां की मिट्टी अच्छी लगी, मिट्टी उठा के लाया, मिट्टी उठा के लाया, मिट्टी, क्या वो गुड्स है? तो सर कस्टम एक्ट के हिसाब से क्या हमें बता सकते हो कि गुड्स की क्या डेफिनेशन है? तो यहां ओके सेक्शन 12 ने कहा ओ यू वांट टू नो द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, ओके आयुष ने कहा यस, मैं जानना चाहता हूं कि वो जो मिट्टी है वो क्या गुड्स के डेफिनेशन में आएगी क्या? तो बेटा गुड्स यानी क्या, अंडर कस्टम्स एक्ट, जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये देखेंगे हम कल के सेशन में। आज का सेशन यहीं रुकते हैं, वेट कीजिएगा, कल इसी टाइम इसी वक्त 6 बजे हमारा सेशन होगा, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होगा। मजा आया आपको? सर गुड्स की डेफिनेशन बता देना। अरे रुक भाई, देखो आगे आगे होता है क्या। तो हम कल देखेंगे गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की डेफिनेशन। सो आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। लेकिन बेटा आपको मेरा क्लास लगाना है नहीं लगाना है वो डिसीजन आपने लेना है। ओके यहाँ मोर देन 1,20,000 स्टूडेंट्स मैंने 15 साल में पढ़ाए हैं। आपने थोड़ा बहुत नाम तो सुना होगा, तो आप डिसीजन लीजिएगा, पर आज के लेक्चर के बेस पे नहीं, 2-3 लेक्चर देखो, मेरा टीचिंग अच्छे से देखो और बाद में डिसीजन लो कि आपको करना क्या है। ओके दोस्तों।
नहीं नहीं नहीं, चार्ट का फोटो मत लो, मैं आपको चार्ट ड्रॉ करके दूंगा। आपके कुछ क्वेश्चंस डाउट हो गए तो मैं बता देता हूँ। नोट्स बेटा कल से डिस्पैच होगी, 3-4 दिन में मिल जाएगी। अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, वो लिंक पे पीडीएफ कॉपी पहले 2 चैप्टर्स की आपको मिल जाएगी। नहीं, कस्टम सिर्फ गुड्स पे आता है, सर्विस पे नहीं आता है, हम आगे बात करेंगे। निश्चल सर, नाइस डांस। बेटा मैं पढ़ाता ही ऐसा हूँ, तो डांस के साथ एंटरटेनमेंट भी आपका हो जाता है। और ठीक है, चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं शार्प 6 o'clock। सभी बंधनों को तोड़ के आपको आना है और ये आपको लेक्चर अटेंड करना है। पहले 2-3 लेक्चर्स आप देखो, फिर आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर आप हम ऑनलाइन बाय कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आपके सभी सवाल थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ने दो, फिर बाद में मैं कवर करूँगा।